हेलो हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन शिक्षा के यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक होगे, अपनी तबीयत का ख्याल रख रहे होगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये जो हमारी वीडियो है ये होने वाली है आपकी करंट अपडेट्स की 3 फरवरी की। तो आज क्या है, 3 फरवरी 2023, मतलब 3 फरवरी 2023 की मॉर्निंग की करंट अपडेट्स की वीडियो का हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो इसके जो पॉइंट्स है, जो करंट अपडेट्स है, उनको देख लेते हैं। चलिए पहला पॉइंट क्या है, पहली न्यूज क्या है। पहली न्यूज है यूपी गवर्नमेंट लॉन्च समग्र शिक्षा अभियान। तो यूपी की जो गवर्नमेंट है, यूपी की गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया है, समग्र शिक्षा अभियान। तो ये जो अभियान है, ये अभियान क्यों लॉन्च किया गया है, मतलब ये एक तरह की कैंपेन है। इसको लॉन्च इसलिए किया गया है ताकि जो लड़कियां होती है ना, जो लड़कियां होती है स्कूल्स में, उन सबको जो है एम्पावर किया जा सके, उनके लिए काम किया जा सके, उनके लिए अलग अलग चीजें की जा सके, ताकि वो एक एम्पावर जो है महसूस करें। ये सब कुछ चीजें करने के लिए इस अभियान को, ये इनिशिएटिव है एक जो लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा ये किया गया है, आपके गवर्नमेंट ऑफ यूपी के द्वारा। ठीक है, जो अंडर प्रिविलेज गर्ल्स होती हैं, अंडर प्रिविलेज गर्ल्स मतलब जिन पे कुछ, जैसे मान लीजिए पैसे की कमी है, जिनके घर वालों के पास, या और कोई परेशानी है, ऐसी जो लड़कियां होती हैं, ऐसी जो गर्ल्स होती हैं, उनके लिए अभियान जो है ये लॉन्च किया गया यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। तो इस अभियान में क्या होगा, इस अभियान में क्या होगा कि तो आरोहिणी आरोहिणी इनिशिएटिव ट्रेनिंग, ये एक प्रोग्राम है यूपी गवर्नमेंट का, आरोहिणी इनिशिएटिव ट्रेनिंग। इसके अंदर क्या किया जाएगा, इसके अंदर जो भी लड़कियां होंगी ना, जो भी लड़कियां होंगी, उनको एक स्कूल पाया जाता है, मतलब एक इस तरह का स्कूल होता है जो यूपी में पाया जाता है स्पेशली गर्ल्स के लिए। उस स्कूल का नाम क्या है, स्कूल का नाम है कस्तूरबा गांधी रेजिडेंशियल गर्ल्स स्कूल। क्या है, कस्तूरबा गांधी रेजिडेंशियल गर्ल्स स्कूल। तो ये जो गर्ल्स है ना, ये जो स्कूल है, इस स्कूल से बच्चियों को चुना जाएगा, मतलब लड़कियों को चुना जाएगा, और फिर इसके थ्रू उनको ये जो आपका आरोहिणी है, ये जो आरोहिणी इनिशिएटिव ट्रेनिंग है, इसके अंदर फिर इनको लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें क्या होगा, ये जो आपका कस्तूरबा गांधी स्कूल है, गर्ल्स स्कूल है, इसमें 746 इतने स्कूलों को यहाँ से चुना जा रहा है। ठीक है, इतने स्कूलों को चुना जा रहा है जो कस्तूरबा गांधी के स्कूल है, कस्तूरबा गांधी जो रेजिडेंशियल गर्ल्स स्कूल है, इतने स्कूलों को चुना जा रहा है इस वाली स्कीम के अंदर 746। और उनको फिर यहाँ से टीचर्स को चुना जाएगा। टीचर्स को यहाँ से चुनने के बाद वो टीचर्स को इसके अंदर आपकी जो है आरोहिणी इनिशिएटिव ट्रेनिंग जो है, इसके अंदर ट्रेनिंग दी जाएगी उनको। और उन ट्रेनिंग देने के बाद जो 2 टीचर होंगे, हर एक स्कूल से 2 टीचर को चुना जाएगा, इसके अंदर उसको ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग देने के बाद फिर वो अपने स्कूल में जाके जो भी वहाँ की लड़कियां होंगी, जो भी वहाँ पे बच्चियां पढ़ती होंगी, उन सबको ट्रेन करेंगे। ओके, तो इसका इनिशिएटिव, ये जो आपका प्रोग्राम है, ये इसीलिए है कि गर्ल्स जो है उनको सिखाया जा सके, उनको जो है अच्छे से एम्पावर किया जा सके, उनको ट्रेनिंग दी जा सके, ताकि वो अपना फ्यूचर जो है उसको सही जो है ठीक कर सके, और फ्यूचर में एक इंडिपेंडेंट गर्ल की, मतलब इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट गर्ल की तरह आ सके, मतलब कि स्वतंत्र हो और कॉन्फिडेंस उनके अंदर, आत्मविश्वास बहुत अच्छे से हो, ताकि वो अपना फ्यूचर जो है उसको सिक्योर कर सके अच्छे से, किसी और के ऊपर उनको निर्भर ना रहना पड़े, सारे काम अपने आप खुद कर सके, एक अच्छी जॉब पा सके, और जो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। ठीक है, इन सब चीजों के लिए ये जो है आपका समग्र शिक्षा अभियान जो है, इसको लॉन्च किया जा रहा है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, इसको एक बार देख लेते हैं। यूपी गवर्नमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया जा रहा है। इसमें क्या है, कस्तूरबा गांधी रेजिडेंशियल गर्ल्स स्कूल जो है, यहाँ से 476 स्कूल्स में चुने गए हैं। कहाँ पे, यूपी में जो है उनको, इनके उसमें से टीचर्स चुने जाएंगे, 2 टीचर्स, और उनको ये जो है आपका आरोहिणी इनिशिएटिव ट्रेनिंग, इसके अंदर ट्रेनिंग दी जाएगी उनको। और उनको ट्रेनिंग क्यों दी जाएगी, क्योंकि जो अंडर प्रिविलेज गर्ल होती है ना, जो लड़कियां होती हैं, जो अंडर प्रिविलेज होती हैं, किसी वजह से थोड़ी पीछे रह जाते हैं, या तो पैसे की कमी हो या कुछ और परेशानी हो, तो उन सबको ट्रेनिंग देके यहाँ पे उनको जो है, उनको ट्रेनिंग देकर उनको बताया जाएगा, उनको ट्रेन किया जाएगा कि कैसे उनको इंडिपेंडेंट बनना है, कैसे उनको कॉन्फिडेंट अपने अंदर लाना, और कैसे अपना फ्यूचर जो है उसको सिक्योर करने के लिए काम करना है। इस इनिशिएटिव के अंदर ये होगा। अब इसमें क्या है, 3 फेज है। तो पहला फेज क्या है, पहला फेज तो यही है इसका, कौन सा, जो 2 टीचर चुने जाएंगे। फिर दूसरा फेज क्या है, दो टीचर चुन के उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर तीसरा फेज क्या है, इसमें जो टीचर्स हैं वो वापस जाएंगे अपने स्कूल्स में, और उनको वहां पे बच्चियों को ट्रेनिंग देंगे। और फिर उसके बाद जो है सारा कुछ, ये जो है आपका आरोहिणी इनिशिएटिव ट्रेनिंग जो है, इसके बाद ये सारा कुछ मॉनिटर भी यही करेगा, सारा कुछ जो देखेगा, पूरा सिस्टम वो यही देखेगा। कौन देखेगा, आरोहिणी इनिशिएटिव ट्रेनिंग। ओके, ये सारा कुछ देखेगा। तो इसके 3 फेज है। पहले फेज में टीचर चुने जाने हैं, दूसरे फेज में सबकी ट्रेनिंग होनी है, और तीसरे फेज में टीचर अपने यहाँ पे जाके और सारा जो गर्ल्स हैं उनको जो है पूरी ट्रेनिंग देंगे, पूरे स्कूल को देखेंगे, पूरे स्कूल को संभालेंगे। क्योंकि देखिए, ये जो स्कूल है आपका कस्तूरबा गांधी जो रेजिडेंशियल गर्ल्स स्कूल है, ये मतलब गर्ल्स, इसमें गर्ल्स ही गर्ल्स पढ़ती हैं, तो इस वजह से जो भी इसमें गर्ल्स होंगी उन सबको इसकी ट्रेनिंग के लिए, इस ट्रेनिंग में लाया जाएगा और उन सबको सिखाया जाएगा
क्या सिखाया जाएगा कि उनको इंडिपेंडेंस कैसे रहना है, अपने फ्यूचर को बिल्ड कैसे करना है ना, आने वाला जो भविष्य है उसको कैसे अपने बनाना है, अच्छा बनाना है, किसी और के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े अपने 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 फ्यूचर के लिए, अपने भविष्य के लिए उनको, है ना। और कॉन्फिडेंस कैसे रहना है, अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस है, जो आत्मविश्वास है वो कैसे लाना है, ठीक है। देखिए कोई भी चीज होती है, अगर आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो जाएगी ना, तो आप चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई लड़की हो, चाहे कोई लड़का हो, चाहे कोई गर्ल हो, कोई बॉय हो, कोई भी हो, या कोई कितना बड़ा आदमी हो, कोई कितनी छोटी आदमी हो, कितना छोटा आदमी हो, उसके अंदर अगर कॉन्फिडेंस की कमी है, उसके अंदर अगर आत्मविश्वास की कमी है ना, तो बहुत सारी चीजें वो नहीं कर सकता। तो आत्मविश्वास जो है, एक सेल्फ मोटिवेशन या फिर कॉन्फिडेंस जो होता है, वो इतना जरूरी होता है किसी भी चीज को करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए। जैसे अगर आपको एग्जाम्स की तैयारी करनी है, तो इस एग्जाम्स में आपको अच्छे से बने रहे, जैसे मान लीजिए एक बार में नहीं निकला, 2 बार में नहीं निकला, तो क्या होता है, बहुत सारे लोग हार मान लेते हैं। लेकिन अगर आप कंटिन्यू करेंगे, कोशिश करेंगे पूरे कॉन्फिडेंस और पढ़ेंगे, टाइम वेस्ट ना करके पढ़ेंगे, कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा, पेपर जो होगा उसका कॉन्फिडेंस से देंगे, तो कभी आपका ऐसा नहीं होगा कि आपको लगेगा कि जी मैंने मेहनत नहीं करी। और जब तक आपको लगेगा मैं मेहनत कर रहा हूं, मेहनत कर रही हूं, जब तक आप जो है वो एग्जाम जो है वो देंगे बड़े आराम, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ देंगे, ठीक है। तो ये जो कॉन्फिडेंस होता है ना, कॉन्फिडेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो किसी के भी अंदर एक कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है अपने फ्यूचर को उसको सिक्योर करने के लिए। तो यही जो कॉन्फिडेंस है, इस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग को यहाँ पे ये जो गर्ल्स होंगी स्कूल्स की, कस्तूरबा गांधी रेजिडेंशियल गर्ल्स स्कूल की, इनको ये जो कॉन्फिडेंस है इसके ऊपर इनसे काम कराया जाएगा। काम कैसे कराया जाएगा, देखिए अलग अलग एक्टिविटीज होती है जिनसे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बहुत सारे स्पोर्ट्स खिलाए जाएंगे ना, बहुत सारे स्पोर्ट्स वगैरह खिलाए जाते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनकी वजह से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो ऐसी जो अलग अलग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी मतलब पढ़ाई के अलावा और जो सारी चीजें होती हैं उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कह सकते हैं। जैसे कोई स्पोर्ट्स हो गया, या कोई डिबेट्स हो गए, या कोई ड्राइंग कंपटीशन हो गया, तो ये सब चीज अलग अलग कराएंगी, है ना। ये चीज अलग अलग कराएंगी, जैसे ऐसे राइटिंग, निबंध वगैरह लिखवा लेते हैं स्कूल में, है ना। तो अलग अलग ये कॉम्पिटिशन टाइप होते हैं ना, पूरे जितने भी गर्ल्स बच्चे होते हैं उन सबको कोई ना कोई कॉम्पिटिशन किया जाता है। तो ये जो कॉन्फिडेंस, ये जो आपके होते हैं ना, जो भी ये कॉम्पिटिशंस वगैरह कराए जाते हैं, कोई स्पोर्ट्स होता है, जितने भी कॉम्पिटेटिव चीजें होती हैं, इन सबसे कॉन्फिडेंस जो है बहुत बढ़ता है लोगों का, ठीक है। जब आप इसमें अच्छा, इन सब में अच्छा करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं, मान लीजिए कोई किसी में अच्छा है, कोई किसी में अच्छा है, तो जिसमें जो अच्छा है उसकी क्वालिटी बाहर आएगी। और जब उसकी क्वालिटी बाहर आती है, क्योंकि देखिए जब अलग अलग चीजें कराई जाएंगी, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई किसी में ही अच्छा नहीं है, कोई ना कोई किसी ना किसी की खासियत एक चीज होती है। तो जैसे वो खासियत बाहर आएगी, उसके ऊपर फिर और ज्यादा सबको, जैसे टीचर्स को पता चल गया कि हाँ जी इस बच्ची की एक खासियत है, फिर उसके ऊपर और ज्यादा काम किया जाएगा। जब उसकी खासियत के ऊपर काम किया जाएगा और वो उसमें अच्छा काम करने लगेगी कोई बच्ची, तो उसके बाद उसका कॉन्फिडेंस जो अपने आप आएगा, और किसी के ऊपर उसको निर्भर नहीं रहना पड़ेगा अपने फ्यूचर के लिए। क्योंकि कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, और ये भी पता होना बहुत जरूरी है कि कौन सी चीज है जिसके ऊपर हमको अपने फ्यूचर में काम करना है। तो ये जो ट्रेनिंग दी जाएगी ना टीचर्स को, इसके अंदर आरोही इनिशिएटिव ट्रेनिंग जो है, इसके अंदर क्या दी जाएगी, ये ट्रेनिंग दी जाएगी कि आपको कैसे कैसे पता लगाना है, क्या क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, क्या क्या स्पोर्ट्स हैं, कैसी कैसी चीजें आपको करानी है, ताकि आपको पता चले कि बच्चियां जो है कैसे अपने आप को कॉन्फिडेंस और किस किस चीज में माहिर हैं, और उसके हिसाब से फिर उनको ट्रेन किया जाए आगे से, मतलब बच्चियों को ट्रेन किया जाए। टीचर जो है ट्रेन होकर आएंगे और फिर आके वो बच्चियों को ट्रेन करेंगे, उनके सेल्फ मोटिवेशन के लिए, उनके कॉन्फिडेंस के लिए, और उनको इंडिपेंडेंट रहे वो अपने फ्यूचर में, और किसी के ऊपर निर्भर ना रहे, कोई परेशानी उनको ना झेलनी पड़े, इस सब के लिए, ठीक है। तो ये आपका इनिशिएटिव है, आपका किसका, यूपी गवर्नमेंट का। अच्छा, यूपी में गवर्नमेंट किसकी है, यूपी में गवर्नमेंट है आपकी बीजेपी। यूपी के वो कौन है चीफ मिनिस्टर, यूपी के चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ जी। ओके, यूपी की राजधानी क्या है, यूपी की राजधानी है आपकी लखनऊ। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज है आपकी पंजाब पॉलिसी ऑन ग्राउंड वाटर यूसेज। तो पंजाब की पॉलिसी जो है ग्राउंड वाटर के इस्तेमाल पे, यूसेज मतलब इस्तेमाल करने पे। तो ग्राउंड वाटर क्या होता है, पहले जानने वाली चीज है, ग्राउंड वाटर क्या होता है। देखिए, जो पानी जमीन के अंदर होता है ना, उसको ग्राउंड वाटर कहते हैं। ग्राउंड मतलब जमीन, है ना, और वाटर मतलब उसका जो पानी होता है। तो जमीन के अंदर जो पानी होता है उसको ग्राउंड वाटर होता है, जो कहते हैं। अब जमीन के अंदर पानी है, हमको कैसे पता चलता है, देखिए हम नल लगाते हैं, नल लगते हैं ना हमारे यहाँ, हैंडपंप जो लगते हैं नल, वो जो है जमीन के नीचे से पानी खींचते हैं, है ना। वो पानी कौन सा होता है, वो ग्राउंड वाटर होता है। फिर और बताऊं आपको, जो ट्यूबवेल्स वगैरह होती है वो जमीन के नीचे से पानी खींचती है, वो कौन सा पानी होता है, वो भी आपका ग्राउंड वाटर होता है। ये जो होता है ये ग्राउंड वाटर होते हैं। तो पंजाब का क्या है, जो आपने हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में सुना होगा, जो 1960s में चला था हमारे देश में। हरित क्रांति हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ग्राउंड रिवॉल्यूशन। तो इसमें क्या था, इसके MS स्वामीनाथन जो है इसके फादर, इसको जनक बोलते हैं। इसके फादर कौन है, जो जिन्होंने इसको प्रमोट किया था सबसे पहले, सबसे ज्यादा काम किया है जिन्होंने इस पे, अगर हिंदी में बोलो तो जनक बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते तो फादर बोलते हैं। तो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन या फिर जनक, हरित क्रांति के जनक कौन है,
एम एस स्वामीनाथन। कौन? एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। एम एस स्वामीनाथन जैसे पूछ लेते हैं, ये जो दूध वाली क्रांति थी उसके जो व्हाइट रेवोल्यूशन, उसके कौन थे जनक, ऐसे इसके पूछ लेते हैं। उसके कौन थे व्हाइट रेवोल्यूशन के? जो दूध वाली क्रांति थी, जिसके तहत अमूल को बनाया गया था। अमूल है ना आपकी कंपनी, अमूल का नाम आप सबने सुना होगा, अमूल, जो आपकी गुजरात में मिलती है, और अब तो अमूल के हर प्रोडक्ट आपको हर जगह मिल जाएंगे। तो ये जो अमूल कंपनी है, इसको किसके तहत बनाया गया था? ये आपका व्हाइट रेवोल्यूशन के तहत बनाया गया था। व्हाइट रेवोल्यूशन मतलब सफेद जो वो होती है क्रांति। तो इसका जो है, इसके फादर कौन थे, मतलब इसके जनक कौन थे? इसके थे वर्गीस कुरियन थे इसके जनक, अगर आपसे पूछ लिया जाए, है ना। लेकिन अब यहाँ पे हम क्या बात करने वाले हैं? हम यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं, हरित जो क्रांति थी उसके बारे में। तो इसके जनक कौन थे, इसके फादर कौन थे? एम एस स्वामीनाथन। तो इसमें क्या था, ग्रीन रिवोल्यूशन में क्या हुआ था? ग्रीन रिवोल्यूशन में क्या किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो इंडिया भारत की सरकार थी, उसका क्या था? लेकिन 1960 से पहले और 1960 के दौरान क्या हुआ कि जो हमारी जो पूरी इकोनॉमी है, हमारी जो पूरी अर्थव्यवस्था है, किसके ऊपर डिपेंड करती है? एग्रीकल्चर जो उसके ऊपर डिपेंड करती है, जो खेती होती है उनके ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था 1960 में, हमारी जो खेती है वो अच्छे से नहीं हो पा रही थी। हम जो है अपना जो पूरा खाना जो भी हमको चाहिए, चावल चाहिए, गेहूं चाहिए, ये सब जो है अपने ही लोगों की पूर्ति नहीं कर पा रहे थे, अपने लोगों को सबको नहीं मिल पा रहा था। इसकी वजह से हमको कई बार यूएसए से भी इंपोर्ट करना पड़ता था, और ना बहुत सारी चीजें कहीं कहीं और देश से हमको इंपोर्ट करनी पड़ती थी। इंपोर्ट का मतलब मंगानी पड़ती थी, खरीदनी पड़ती थी। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सब लोग मिले, एक पूरी मीटिंग हुई, और उसके बाद डिसाइड किया गया कि एक ग्रीन रिवोल्यूशन नाम से एक रिवोल्यूशन करते हैं। इसमें क्या करेगी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो सरकार है, भारतीय सरकार, वो क्या करेगी? भारतीय सरकार जो किसान है ना, किसानों को ऐसे ऐसे बीज प्रोवाइड करेगी, हाई ईल्ड शीट्स प्रोवाइड करेगी, हाई ईल्ड शीट्स। तो हाई ईल्ड मतलब, हाई मतलब ज्यादा, ईल्ड मतलब जो ज्यादा पैदावार करे, ज्यादा से ज्यादा पैदावार करे। ईल्ड का मतलब होता है पैदावार होना, है ना। सीड्स मतलब बीज। तो ऐसे बीज देगी जिनमें ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो, है ना, ज्यादा से ज्यादा खेती हो सके, तो ऐसे बीज देगी। हाई ईल्ड शीड्स। फिर पेस्टिसाइड्स प्रोवाइड करेगी। पेस्टिसाइड्स मतलब कीटाणुनाशक जो होते हैं ना, जो खेतों में लगाते हैं ना हम लोग, जब कीटाणु ना लग जाए, फिर कोई कीड़ा वगैरह ना लग जाए, इन सब के लिए जो है पेस्टिसाइड्स वगैरह और ऐसी सब जो फैसिलिटीज है, ऐसी सब जो चीजें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करेगी, किसको? जो किसानों को। तो इस टाइम पे क्या हुआ, जब ये 1960 में ये प्रोजेक्ट जो आपका ग्रीन रिवोल्यूशन लॉन्च हुआ, जो आपका हरित क्रांति लॉन्च हुई थी, कौन से इलाकों में हुई? पहले क्या हुआ, स्टार्टिंग में बोला गया कि इसको एक इलाका सेलेक्ट कर लेते हैं, एक इलाका देख लेते हैं, और फिर उस इलाके में हरित क्रांति को शुरू करते हैं। फिर जो अगर अच्छी रही, सब कुछ सक्सेसफुल रहा, सब कुछ सफलतापूर्वक पूरा हुआ, तो फिर इसको पूरे देश में फैला दिया जाएगा। तो इसको स्टार्ट किया गया जब, तो इसको फैला गया कहां पे? इसको फैला गया पंजाब में, पंजाब हरियाणा वाला जो इलाका है, और इस टाइम पे हरियाणा पंजाब भी एक ही हुआ करते हैं। और जो उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न वाला इलाका है, वेस्टर्न वाला इलाका मतलब जो हरियाणा से मिल रहा है इलाका, पूरे इसका उत्तर प्रदेश का ये वाला जो इलाका है, ये जो आपका इलाका, इस वाले इलाके में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, ये ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट किया गया। यहाँ पे सरकार ने क्या किया, हाई ईल्ड जो आपके बीज होते हैं, है ना, जो बहुत पैदावार कर, ज्यादा से ज्यादा पैदावार करने वाले बीज होते हैं, ऐसे बीज यहाँ के किसानों को प्रोवाइड किए, है ना। पेस्टिसाइड्स वहाँ के किसानों को प्रोवाइड किए, कीटाणुनाशक, और भी बहुत सारी जो चीजें थी जो खेती को अच्छा बनाने के लिए जरूरत थी जिनकी, वो सारी चीजें उन्होंने प्रोवाइड की किसानों को, तो यहाँ के किसानों ने फिर पूरी मेहनत से खेती करी, और उसके बाद धीरे धीरे करके सब जो हमारे खेती में जो हमको परेशानी हो रही थी, हम अपना जो पूरा नहीं कर पा रहे थे, अब अगर हम जब से और अपने आप को अब कंपेयर करें अपनी सिचुएशन को खेती के मामले में, उस टाइम हम अपने आप को पूरा नहीं कर पा रहे थे, अपने लोगों को ही। अब जो है हम बाहर भी एक्सपोर्ट करते हैं गेहूं चावल वगैरह। तो इससे क्या पता चलता है कि हम लोग अब तो बहुत आगे आ चुके हैं, बहुत ऊपर जा चुके हैं इन सब चीजों में। इंडिया की अगर बात करें खेती की बहुत सारी चीजों में, दाल हो गई, चावल हो गई, गेहूं हो गई, टॉप कंट्रीज है ना, जो एक दो कंट्रीज जो सबसे ज्यादा बनाती है, तो पहले या दूसरे नंबर पे इंडिया है ही है। सब ज्यादातर चीजों में पहले या दूसरे नंबर पे, और बहुत से बहुत अगर मान भी लो तो तीसरे नंबर पे। इससे नीचे इंडिया किसी भी चीज में, खेती वाली में नहीं है, उसको पैदा करने में। तो इसका मतलब क्या है, ग्रीन रिवोल्यूशन ने फायदा तो बहुत मचाया है ना। लेकिन इसमें बात क्या हुई, इसमें ग्राउंड वाटर से क्या लिंकेज है इसका? क्योंकि देखिए ये जो हुआ ना, ये आपका ग्रीन रिवोल्यूशन या हरित क्रांति चली, तो उस टाइम पे जैसे जैसे बहुत ज्यादा खेती करवाई गई किसानों से, तो बहुत ज्यादा खेती करवाई गई, तो किसानों ने अब जो आपके खेत होते हैं उनमें पानी जो लगाया जाता है, उनकी जो सिंचाई होती है वो किससे होती है? वो होती है आपकी ग्राउंड वाटर से होती है, क्योंकि ट्यूबवेल्स वगैरह लगी होती है। ट्यूबवेल जो है वो पानी जमीन से निकालती है और फिर पानी लगाया जाता है खेतों में। तो उस समय पे जब इतनी ज्यादा खेती कराई गई उनसे, तो बहुत सारा ग्राउंड वाटर भी यूज किया गया, है ना। और पंजाब का जो बहुत ज्यादा ग्राउंड वाटर उसको यूज किया गया। जैसे अभी हम बात करें फिलहाल की, तो अभी भी आपको जो बड़े बड़े किसान सबसे ज्यादा मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? पंजाब में मिलेंगे, पंजाब या हरियाणा में मिलेंगे सबसे ज्यादा बड़े बड़े किसान, है ना, या यूपी के कुछ वेस्टर्न वाले इलाके में मिल सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ मिलेंगे आपको? पंजाब या हरियाणा में, सबसे ज्यादा पंजाब में। क्यों? क्योंकि देखिए ये हरित क्रांति की वजह से वहां के जो किसान थे उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ, फिर उन्होंने बहुत ज्यादा जमीन खरीदी और बड़े बड़े किसान बन गए वो लोग, और ज्यादा उन्होंने कमाना शुरू कर दिया, कमाना खाना। तो उसके बाद क्या है कि
जब यहाँ पे खेती हुई बहुत ज्यादा, तो इनका ग्राउंड वाटर भी बहुत ज्यादा निकाला इन्होंने, है ना। अब ये ग्राउंड वाटर जो निकला वो पहले उस टाइम पे 1960 के 70s के दौरान ऐसा तो था नहीं कि बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी थी जिसके जरिए पता चल जाए कि इतने पानी की जरूरत है तो इतना ही पानी निकाला जाए। पहले तो बस एक बार ट्यूबवेल चला के एक खेत में खोल दिया और वहां पानी चल रहा है। हालांकि आज भी बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है, लेकिन अब फिर भी जो है टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत सारी चीजें हमको पता चल जाती है, कितनी जरूरत है खेती को, कितनी जरूरत नहीं है। लेकिन उस समय तो ऐसा था नहीं, तो बहुत बड़ी मात्रा में ग्राउंड वाटर निकाला गया जमीन से, और जब जमीन से ग्राउंड वाटर बहुत बड़ी मात्रा में निकाला गया तो अब क्या हो रहा है, पंजाब में कमी आ रही है बहुत ज्यादा। देखिए अभी अभी एक रिपोर्ट आई थी, जो रिपोर्ट आई थी उसमें क्या बताया गया, एक रिपोर्ट आई थी अभी अभी, ये रिपोर्ट जो है किसके द्वारा लाई गई थी, ये लाई गई थी सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के द्वारा। किसके द्वारा, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। ये किसका बोर्ड है आपका, ये है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोर्ड, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। ये जो है सारी चीजें देखता है ग्राउंड वाटर के लिए, कहाँ कमी है, कहाँ हम इसको और ज्यादा कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जैसे ग्राउंड वाटर यहाँ पे निकाला जा रहा है ना, ऐसे ग्राउंड वाटर जो है बढ़ाया भी जा सकता है ना। अब बढ़ाया कैसे जा सकता है, तो जैसे मान लीजिए कोई जमीन है, उसके नीचे ग्राउंड वाटर है, मतलब उसके नीचे पानी है। अब हम उसको लगातार निकालते रहेंगे तो क्या होगा, उससे तो नीचे खत्म ही हो जाएगा। लेकिन हम उसको चार्ज भी कर सकते हैं दोबारा से, मतलब भर भी सकते हैं। रिचार्ज का मतलब भर भी सकते हैं। वो वाला रिचार्ज नहीं है जो फोन में करते हैं पैसे से हो जाएगा, नहीं। इसमें क्या होता है, जैसे बारिश का पानी होता है, बारिश का पानी जब एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो वो कहाँ जाता है, वो नीचे जमीन में चला जाता है। वो जमीन में जाके नीचे जाके जो ग्राउंड वाटर होता है उसमें जाके मिल जाता है, फिर हम उसको यूज करते हैं। तो ऐसे ही जो है वो रिचार्ज होता है, जो भी होता है आपका, जो भी आपके वो होते हैं ग्राउंड वाटर होते हैं, वो ऐसे ही करके रिचार्ज होते हैं धीरे धीरे। तो इसमें क्या होता है, लेकिन जो इसकी मात्रा होती है ना रिचार्ज करने की, ये बहुत धीरे धीरे होती है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं बारिश पड़ी और बहुत ही सारा पानी आ गया, थोड़ा थोड़ा पानी आता है, थोड़ा थोड़ा नीचे तक पहुंच पाता है। क्योंकि सारा पानी बारिश का भी नीचे तक नहीं पहुंच पाता है ना, क्योंकि कुछ अलग इधर उधर भी चला जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, पानी जो है ग्राउंड वाटर है आपका, ये जो आपका ग्राउंड वाटर है, जो पानी के नीचे, जो ग्राउंड के नीचे वाला पानी है हमारा, जमीन के नीचे वाला पानी, बहुत धीरे धीरे रिचार्ज होता है। लेकिन निकालने की तो हमारी कैपेसिटी लगातार चलती रहती है ना। खेत जो होते हैं उनमें, या नल ले लो कोई, या और भी बहुत सारे गवर्नमेंट के काम होते हैं, एक मिलिट्री के काम होते हैं, उनके लिए पानी तो लगातार निकाला जाता है। लेकिन जो ये रिचार्ज होता है, मतलब जो इसमें पानी भरता है, ये बहुत धीरे धीरे होता है, ये होता है धीरे धीरे। तो अब इससे क्या होता है, जब हम निकालेंगे लगातार और भरेगा धीरे धीरे, तो इसका मतलब कमी तो पड़ेगी, है ना। तो इसको जो है भरा भी जा सकता है, मैं यहाँ पे बताना चाह रहा था, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था, ये जो आपकी सेंट्रल ग्राउंड बोर्ड, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है, इसने एक रिपोर्ट पब्लिश की 2022 में। 2022 में इसने एक रिपोर्ट बताई। इस रिपोर्ट में इसने क्या बताया कि जिस हिसाब से पंजाब में पानी निकाला जा रहा है, क्योंकि किसान तो वहां अब भी बड़े बड़े हैं, लोगों के पास बहुत बहुत जमीन है ना। अभी भी तो अगर हम बात करें, गेहूं सबसे ज्यादा कहां पे उगते हैं, पंजाब में उगते हैं। उसको पंजाब को क्या बोलते हैं, ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया। ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ब्रेड जो बनते हैं गेहूं से बनते हैं, और सबसे ज्यादा गेहूं वहीं पे उगते हैं, कहां पे, पंजाब में, इसलिए उसको ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो जब वहां पे गेहूं उगते हैं, सबसे ज्यादा खेती होती है गेहूं की, तो पानी अब भी वहीं पे सबसे ज्यादा यूज होता है ना। बड़ी बड़ी मात्राओं में खेती होती है वहां पे उसकी, गेहूं की। तो क्या है कि इन्होंने क्या बोला, ये जो आपकी रिपोर्ट निकाली 2022 में सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल आपकी ग्राउंड वाटर बोर्ड ने, कि अगर इसी प्रकार से, इसी तरीके से, जिस रफ्तार से पानी जो है किसान निकाल रहे हैं आपके पंजाब के, इसी रफ्तार से निकलता रहा तो 2029 तक पहला जो 100 मीटर है, पहला जो 100 मीटर है, क्योंकि देखिए पानी जब हम जमीन के नीचे खोदेंगे तो उसकी कुछ गहराई तो होती है ना। जैसे अगर मान लो मैं आपको बताऊं, समरसेबिल वगैरह होते हैं, समरसेबिल कराए जाते हैं, नल होते हैं, तो उनकी कुछ गहराई पे, या फिर ट्यूबवेल होती है, उनको कुछ गहराई पे खोदा जाता है ना। ऐसा होता है ना कि 100 मीटर की गहराई पे पानी मिल जाएगा, 200 मीटर पे मिल जाएगा, 300 मीटर पे मिल जाएगा। तो उसी तरह है ये, क्योंकि कितनी गहराई तक पानी आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उसी तरह क्या है कि ये जो 100 मीटर है ना, 100 मीटर की गहराई पे, 100 मीटर की गहराई तक जो भी पानी होगा, जो भी, अगर इसी तरह पंजाब के किसान इसको इस्तेमाल करते रहे, पानी को, ग्राउंड वाटर को, जमीन के नीचे जो पानी मिलता है उसको, इस प्रकार वो अभी इस्तेमाल कर रहे हैं खेती के लिए, तो फिर 2029 तक 100 मीटर के नीचे, 100 मीटर तक का जो पानी होगा ना, ये सब खत्म हो जाएगा, ये सब खत्म हो जाएगा। ये इस रिपोर्ट ने बताया। फिर इसने आगे क्या बताया कि और अगर इसी तरह से और फिर भी स्टार्ट करते रहे, ये वाला खत्म होने के बाद भी, तो फिर क्या होगा, 2039 39 तक, 2039 तक, 2039 तक 300 मीटर तक का पानी खत्म हो जाएगा पंजाब में। अब देखिए जितना आपको नीचे खोदना पड़ेगा पानी के लिए, उतनी परेशानी है ना, उतनी परेशानी है ना, कितना नीचे तक खोदते रहोगे पानी के लिए। तो इस वजह से जो पंजाब गवर्नमेंट है, पंजाब की जो गवर्नमेंट है, ये पॉलिसी लेके आई है ग्राउंड वाटर यूसेज के लिए। मतलब ग्राउंड वाटर आप कैसे इस्तेमाल करोगे, क्यों, क्योंकि जो आप बेकार में उल्टी सीधी चीजों के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, उसको बेकार में वेस्ट कर रहे हो पानी को। इसलिए तो बोला था पानी को वेस्ट मत करो, क्योंकि पानी बहुत कीमती चीज है। अभी तो हमको मिल रही है, इस वजह से सब ठीक है, जब नहीं मिलेगी जब पता चलेगी इसकी इंपॉर्टेंट क्या इसकी महत्वता है पानी की। तो यहाँ पे क्या है कि जो आपकी पंजाब गवर्नमेंट है, इसने क्या बोला है कि जो ग्राउंड वाटर है उसके लिए एक पॉलिसी लेके आया है कि हमको ग्राउंड वाटर बचाने के लिए क्या क्या इसमें काम करना है ना। अब बचाने का तरीका क्या है, अब
जितनी की जरूरत है उतना इस्तेमाल करो, फालतू का मत निकालो। उससे क्या होगा, जितना हम निकाल रहे हैं उस हिसाब से वो रिचार्ज भी हो जाया करेगा, उस हिसाब से उसमें पानी भर भी जाया करेगा, बस फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर जितना आप निकाल रहे हो उतना पानी भर जाए, या तो फिर जितना आप निकाल रहे हो उससे ज्यादा पानी भर रहा है, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है तो वो यूज करने के लिए ना, है तो इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन आप निकाल तो रहे हो बहुत ज्यादा और भर रहे हो थोड़ा सा, उसमें दिक्कत है। फिर धीरे धीरे करके एक टाइम पे वो खत्म ही हो जाएगा, है ना, उसमें दिक्कत है। तो इस पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट, ये जो आपकी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है, इसने क्या कहा है कि ये चार्जेस करेंगे, है ना, मतलब ये चार्ज करेंगे, जो भी पानी निकाला जाएगा नीचे से उसको चार्ज करेंगे। चार्ज मतलब पैसे, पैसे चार्ज करेंगे ना, पैसे मांगो लिया करेंगे जो भी उसमें से पानी निकालेगा। जो ये पैसे हैं ये किस किस से नहीं लिए जाएंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जो इससे बाहर होंगे जिनको पैसे नहीं लिए जाएंगे। वो कौन कौन होंगे, जो कोई डोमेस्टिक चीज के लिए यूज कर रहा है पानी। डोमेस्टिक का मतलब है कि डोमेस्टिक का मतलब है जो नॉर्मल अपने घर के कामों के लिए, रोजमर्रा के जो काम होते हैं उनके लिए जो यूज कर रहा है पानी, उनसे नहीं लिया जाएगा, है ना। जो आपके मिलिट्री के यूज है कोई, उनसे नहीं लिया जाएगा। फिर कोई गवर्नमेंट की कोई कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो यूज कर रही है, उनको छोड़ के बाकी जो भी इसको यूज कर रहा है उससे लिया जाएगा, है ना। और जो मतलब किसान वगैरह है इनसे भी नहीं लिया जाएगा, है ना, क्योंकि जो इन पे क्या होगा, इन पे लिया नहीं जाएगा, लेकिन इनके ऊपर एक वो होगा, लिमिट होगी कि इस लिमिट से ऊपर आप ना निकालें पानी, है ना। इससे ऊपर निकालेंगे तो फिर आपको भी चार्ज देना पड़ेगा, जो भी चार्ज होगा वो देना पड़ेगा आपको। अब ऐसा क्यों किया गया है, चार्ज ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि देखिए किसान को भी अलाउ कर दिया, मिलिट्री वालों को भी अलाउ कर दिया, गवर्नमेंट जो भी एजेंसी है उनको भी अलाउ कर दिया, घर के कामों के लिए भी अलाउ कर दिया। तो फिर रोक किस पे लगाई गई है, देखिए रोक लगाई गई है जो कंपनीज होती हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है ना, उनके ऊपर रोक लगाई गई है कि जो वो पानी वेस्ट करती हैं। क्योंकि बहुत सारी जो कंपनीज होती है उनको पानी का काम होता है, कोई प्रोडक्ट उनको बनाना है, कोई काम उनको करना है, तो ये जो है ये पानी बहुत वेस्ट करती है। तो इनसे ये जो कंपनीज हैं इनसे बचाने के लिए इस पानी को ये जो चार्जेस है वो लगेंगे। तो इस चार्जेस के अंदर क्या बोला गया है, देखिए ये जो है आपके, इनके ऊपर भी एक लिमिट लगाई गई है, किसानों के ऊपर एक लिमिट लगाई गई है कि आप साल में जो है, मतलब महीने में या साल में इतना ही पानी आप यूज कर सकते हो। इससे ज्यादा यूज करोगे तो आपको भी चार्ज देना पड़ेगा, उसको भी आपको पैसे देने पड़ेंगे उसके, है ना। तो इस वजह से क्या है, इनको फ्री तो है, लेकिन ऐसा नहीं है इनको भी टोटली फ्री है। लेकिन ये जो है आपकी इंडस्ट्रीज है इनको तो बिल्कुल भी फ्री नहीं है, इनको तो चार्ज देना ही पड़ेगा। तो ये कैसे चार्ज होगा, तो क्या किया है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, इनको 3 हिस्सों में बांट लिया है। किसको, पूरे पंजाब को क्या है 3 हिस्सों में बांट लिया। 3 हिस्से क्या है, पहला है ग्रीन जोन, मतलब हरा जोन पहला बांटा है, ग्रीन जोन। दूसरा है येलो, तो पहला है आपका ग्रीन जोन, जोन मतलब कोई इलाका। दूसरा है आपका येलो जोन, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा है आपका ऑरेंज जोन, ठीक है। ग्रीन मतलब हरा, येलो मतलब पीला, और ऑरेंज मतलब जो आपका संतरी होता है वो। तो इन 3 जोनों में इनको बांट लिया गया है ना। 3 जोन किस हिसाब से, ग्रीन जोन का मतलब है कि जहां पे अभी पानी जो है मतलब उतना है अभी कि बहुत जल्दी खत्म नहीं होगा। यहाँ पे येलो में क्या है, जहां पे एक बैलेंस के साथ चल रहा है ना, यहाँ पे क्या है पानी ज्यादा मात्रा में, जितना हम निकाल रहे हैं उससे ज्यादा भर पा रहा है, उससे ज्यादा वो रिचार्ज हो पा रहा है ग्राउंड वाटर, है ना। यहाँ पे क्या है कि जितना निकाल रहे हैं येलो वाले में उतना ही निकल भी जा रहा है ना, जितना निकाल रहे हैं उतना ही भर जा रहा है, मतलब एक लिमिट से चल रहा है, ठीक ठीक चल रहा है, लेकिन आगे चल के परेशानी हो सकती है। और तीसरा क्या है, ऑरेंज। ऑरेंज वो जोन है जहां से निकाला तो बेतहाशा जा रहा है, बहुत सारा जा रहा है, लेकिन भर कम रहा है। ये तो इसके अकॉर्डिंग इन 3 फेसेस, इन 3 जोनों में पंजाब को बांट दिया गया है। इसमें क्या होगा, इसके ऊपर चार्ज कैसे लिया जाएगा, इसके ऊपर चार्ज लिया जाएगा, जैसे जो ग्रीन वाला इलाका है इसमें क्या होगा, 4 रुपए से लेके, जब एक बार ग्रीन पानी जो आपका पानी निकालोगे ग्राउंड वाटर, तो 4 रुपए से लेके और 14 रुपए तक आपसे चार्ज किया जाएगा। कौन से वाले इलाके से, ग्रीन वाले जो इलाका है वहां से 4 रुपए से लेके 14 रुपए तक। वो आप कितना पानी निकाल रहे हो, कैसे कैसे निकाल रहे हो, उस हिसाब से वेस्ट कितना होगा, कितना यूज कर लोगे, उस हिसाब से जो है वो आपके ऊपर चार्ज किया जाएगा। और किया किसके ऊपर जाएगा, जो ये इंडस्ट्रीज होंगी, जो फैक्ट्री लगी होंगी इनके ऊपर, ठीक है। तो ये तो ग्रीन का होगा, ग्रीन के कितने से कितने हैं, 4 से लेके 14 रुपए तक। फिर किसकी बात करेंगे हम, फिर उसकी बात करेंगे येलो की। येलो में 6 से लेके 18 तक, कितने रुपए से कितने तक, 6 से लेके 18 तक, ठीक है। इतने रुपए से इतने रुपए तक के लिए चार्ज किया जाएगा। ये भी भाई उसी पे कितना निकाल रहे हो, कितना वेस्ट कर रहे हो, कितना यूज कर रहे हो, क्या क्या जरूरत है, जितना निकाल रहे हो उतने किया नहीं, है सब चीज देख के 8 से लेके 6 से लेकर 18 तक येलो जोन में भी चार्ज किया जाएगा। और ऑरेंज जोन में कहां से कहां तक किया जाएगा, ऑरेंज जोन में किया जाएगा 8 रुपए से लेके 22 रुपए तक। कहां से कहां, कितने से कितने तक, 8 रुपए से लेकर 22 रुपए तक किया जाएगा ऑरेंज जोन में चार्ज, है ना। तो ये इसके चार्जेस हैं। ये जो चार्ज पूरे, ये जो पूरा ये जो शेड्यूल, मतलब ये जो पूरे वो बनाया है पंजाब गवर्नमेंट ने, इसी के अकॉर्डिंग ये सारे चार्जेस लिए जाएंगे। और इसके अकॉर्डिंग क्या किया जा रहा है, ये किया जा रहा है कि जो ग्राउंड वाटर है इसको ज्यादा से ज्यादा बचाया जा सके, इसको जो है, जो इसकी वेस्टेज हो रही है, जो इसको पानी को वेस्ट किया जा रहा है, उस सबसे इसको बचाया जा सके। और इसको जो है, जो भी आपका एक ग्राउंड वाटर है, इस हिसाब से कम किया ही जा सके कि जितना हम भर रहे, जितना उसमें भर रहा है उतना ही हम निकाले, है ना। कि जितना हम निकाल रहे हैं उतना इसमें भरे, तो जो है कभी खत्म होने की आशंका ना हो, कभी खत्म होने की बात ना हो यहाँ पे, ठीक है। पहला ये। दूसरा क्या है,
दूसरा दूसरा और क्यों कर रहे हैं इसको, दूसरा इसलिए किया जा रहा है ताकि जो इंडस्ट्रीज है, ये जो इंडस्ट्रीज जो फैक्ट्रीज हैं, ये जो इसको ओवर यूज कर रही है, जो फालतू का यूज कर रही है इसको, बहुत ज्यादा जितनी की जरूरत है उससे ज्यादा और उसको वेस्ट कर रही है, वो इसको ना करें। इस वजह से ये जो चार्जेस है इन पे लगाए जाएंगे, है ना। समझ गए आप। ये लॉन्च क्यों किया जा रहा है, ताकि एक तो जो ग्राउंड वाटर है हम उस हिसाब से करें कि कभी हमारे पास खत्म ना हो, ऐसे यूज करें, जितना भर रहा है उतना ही हम निकालें, जितना हम निकाल रहे हैं उतना ही भर जाए हर बार, ये चीज इंश्योर करनी। और दूसरी जो इंडस्ट्रीज होती है ये पानी को वेस्ट जो कर रही है, वो पानी को वेस्ट ना करें किसी भी तरह से, उसको पानी को बचाया जाए। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका पेन टू बी यूज एज कॉमन आइडेंटिफायर। तो जो पेन है ये पेन यूज किया जाएगा आपका, कैसे यूज किया जाएगा, एक कॉमन आइडेंटिफायर की तरह। कॉमन आइडेंटिफायर क्या होता है ना, मतलब सब लोगों के लिए कॉमन चीज होगी जिससे वो आइडेंटिफाई किए जाएंगे, जिससे वो पहचाने जाएंगे, है ना। तो पेन क्या है, सबसे पहले पेन को समझते हैं। पेन है आपका परमानेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट नंबर, आप जो एक आईडी होती है ना हमारी, जैसे आईडी होती है बहुत सारी, जैसे आधार कार्ड एक आईडी है, उस तरह हमारे पास एक आईडी होती है, कौन सी, पैन कार्ड। पैन कार्ड होता है ना हमारे पास, तो वही है ये, तो वही एक नंबर है पैन कार्ड। उसकी जो आपका पैन कार्ड होगा, क्या है पैन कार्ड, पैन की फुल फॉर्म क्या है, पैन की फुल फॉर्म है परमानेंट अकाउंट नंबर। एक परमानेंट अकाउंट नंबर, जैसे आपके अगर आपके पास पैन कार्ड होगा, उसे आप देखोगे ना तो उसके ऊपर आपका एक अकाउंट नंबर लिखा होता है। तो जो अकाउंट नंबर होता है वही आप, हम उसी को पैन नंबर भी उसी को बोलते हैं और अकाउंट नंबर भी उसी को बोल देते हैं। तो जो परमानेंट अकाउंट नंबर है, आपको ये आपके पास ये होगा जब आपके पास पैन कार्ड है, तो उसी के थ्रू आपको पहचाना जाएगा, है ना। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नई एक पॉलिसी लाई है, उसमें बोला है। ये कहां पे लाई है पॉलिसी, ये जो आपका बजट आया है ना, ये जो आपका 2023 का बजट आया है, यूनियन बजट 2023 आया है, इसके ऊपर ये सारी ये जो है, ये वाला जो फैसला है इसमें बताया गया है। किसने, कौन हमारे बजट किसने पेश किया, हमारा बजट पेश किया हमारे देश की जो फाइनेंस मिनिस्टर है, जो वित्त मंत्री है, नहीं फाइनेंस मिनिस्टर है हमारे यहाँ की, वित्त मंत्री जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने, है ना। तो कौन है हमारे यहाँ की फाइनेंस मिनिस्टर, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी। कौन है, निर्मला सीतारमन जी। उन्होंने इसको क्या किया है, पेश किया है। जो हमारे यहाँ के वित्त मंत्री, हाँ वित्त मंत्री तो वो फाइनेंस मिनिस्टर, हाँ जो वित्त मंत्री हैं वो तो विदेश मंत्री होता है, फॉरेन मिनिस्टर। तो हाँ, तो वित्त मंत्री जो है हमारे यहाँ की, कौन, जो फाइनेंस मिनिस्टर है कौन है, निर्मला सीतारमन जी। तो निर्मला सीतारमन जी जो है उन्होंने इसको पेश किया है। ये जो हमारा यूनियन बजट है, कब पेश किया जाता है, जो बजट कब किसी भी साल का कब पेश किया जाता है, 1 फरवरी को। 1 फरवरी को मतलब 2 दिन पहले हमारा बजट जो है उसको पेश किया जा चुका है, ठीक है। ये जो बजट है ना, यूनियन बजट 2023 है, इसके ऊपर मैं क्लास लाने वाला हूँ संडे को। इसके ऊपर सारा कुछ आपको समझाऊंगा, बजट में क्या क्या बोला है, क्या क्या नहीं बोला है, क्या क्या चीज अच्छी हुई है, क्या क्या चीज जो है ऐसी है कि जिससे काम चल भी सकता था, नहीं भी होती, मतलब नुकसान है या फायदे हैं। मतलब नुकसान तो कुछ नहीं होता, किसी को उससे फायदा ही होता है, इसीलिए उसको लाया जाता है चीज को। हमको भले ही नुकसान थोड़ा होता है, लेकिन किसी ना किसी को तो उससे फायदा होता ही है। तो मैं आपको सारा कुछ जो आपका यूनियन बजट है 2023 का, जो निर्मला सीतारमन जी द्वारा 1 फरवरी को पार्लियामेंट में शो कर दिया गया, दिखा दिया गया, जो आ चुका है हमारा बजट, उसके ऊपर आपको ये जो संडे आ रहा है ना, परसों जो संडे है, संडे कब है आपका, 6 तारीख को जो संडे आ रहा है आपका, आज 3 है और फ्राइडे और सैटरडे संडे 4 5 को जो आ रहा है, 6 नहीं 5 को जो आपका संडे आ रहा है, 5 तारीख को मैं आपको इसके ऊपर एक पूरा लेक्चर आएगा, जिसमें सारा कुछ आपको ये जो आपका यूनियन बजट है इसके बारे में मैं समझाऊंगा A to Z। आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। जो आपका ये है यूनियन बजट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सब इसमें सारा कुछ इसमें मेंशन करूंगा, सारा कुछ बताऊंगा आपको। चलिए जो पॉइंट्स पे आ जाते हैं, तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कहा है, फाइनेंस जो आपकी निर्मला सीतारमन जी है, उन्होंने क्या कहा है कि जितने भी लोग हैं ना, सबको एक पैन नंबर दिया जाएगा और उनको इसी के हिसाब से पहचाना जाएगा। अब ये पैन नंबर किस लिए दिया जाएगा, है ना, पैन नंबर तो सबके पास होता ही है ना, पैन कार्ड बनवाते हैं उसके लिए। तो इसमें क्या हो, किस चीज के लिए पहचाना जाएगा, जो आप इनकम टैक्स वगैरह जमा करते हो, है ना, या ऐसे कोई भी पैसों से रिलेटेड, कोई भी इकोनॉमिक से रिलेटेड कोई भी चीज करते हो ना, उस सबको आपको यही जो नंबर है, यही जो आपका परमानेंट अकाउंट नंबर है, इसी के द्वारा आपको पहचाना जाएगा। आप जो भी काम करोगे इसी के द्वारा करोगे, है ना, इसी के द्वारा आपको समझाया जाएगा, सारा कुछ समझाया जाएगा कि इसी के द्वारा आपको पहचाना जाएगा। और जो भी आपको पैसे से रिलेटेड कुछ भी काम करना है वो सब इसी से होगा। आपको इनकम टैक्स कुछ करना है, कल को कोई लोन लेना है, कल को कुछ और करना है, कुछ खरीदना है, कुछ भी करना है, उस सब के लिए, कोई जमीन खरीदनी है, कोई आपको गाड़ी खरीदनी है, या फिर कोई फ्रिज एसी टीवी कुछ भी खरीदना है, या कोई भी और काम करना है, लोन लेना है बैंक से, या फिर किसी को कोई डिपॉजिट करना है, कुछ भी करना है, उस सब के लिए आपको इस अकाउंट नंबर की जरूरत पड़ेगी। कोई इनकम टैक्स आपको जमा करना है, तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करने की कोशिश कर रही है, आपका पूरा एक डाटाबेस बनाने की कोशिश कर रही है। डाटाबेस मतलब एक पूरा अपने पास एक पूरा वो बना के रखेगी, पूरी लिस्ट, पूरा डॉक्यूमेंट होगा जो कंप्यूटर पे होगा अपलोड। डाटाबेस किसको कहते हैं, देखिए डाटाबेस क्या होता है कि पूरी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है ना लोगों की, जितने भी लोगों की डालनी है उसमें। अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात हो रही है, इसका मतलब इंडिया के जो भी सिटीजन है ना, जो भी 18 साल से ऊपर है, जिनके पास पैन कार्ड है, जो भी अकाउंट का यूज करते हैं ना, उन सब के लिए
क्या होगा, उन सबका जो पूरा डाटा है एक जगह पे एक फाइल में स्टोर किया जाएगा, उसको डाटाबेस कहते हैं, है ना। तो डाटाबेस, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई काम करना है तो उनके पास डाटाबेस होना चाहिए, पता तो होना चाहिए ना। जैसे कोई स्कीम लॉन्च करनी है तो उनके पास डाटाबेस होना चाहिए कि जो किस किस को फायदा होना चाहिए स्कीम को। जैसे किसानों के लिए कोई स्कीम लॉन्च करनी है ना, कि इतने पैसे किसानों के अकाउंट में हम डालवाएंगे, तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता होना चाहिए ना कौन कौन किसान है जिसको जरूरत है पैसे की, कौन कौन किसान है जो बहुत बड़ा किसान नहीं है ना। वरना अगर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास डाटा ही नहीं होगा कुछ, तो वो कैसे पता चलेगा उसको कौन कौन किसान है। तो ये सब पता कैसे चलता है, जो अलग अलग सर्वे होते हैं उनके द्वारा पूरी लिस्ट बनाई जाती है और उनके बाद फिर एक पूरा डाटाबेस बनाया जाता है। उस डाटाबेस के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता चलता है, जो भी गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री वो काम कर रही है, जो भी पैसे डाल रही है, जो भी कुछ काम कर रही है, वो इसको थ्रू करती है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या है, जो पैन नंबर होगा इसको आपको दिया जाएगा, इससे आपके पास, गवर्नमेंट के पास आपका पूरा डाटा होगा, जो भी आपका डाटाबेस में पूरा नाम होगा, जो भी आपने इसके इस्तेमाल से आज तक किया होगा ना, वो सारा काम जो है आपका उसमें होगा, ठीक है ना। और इसको आपको इसी के उससे पहचाना जाएगा। आपको पूरे देश में जब आप पूरे देश में कहीं भी जाएंगे तो अलग अलग चीजें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खाली अपना पैन नंबर बताना है। ये जो आपका पैन अकाउंट नंबर होगा, है ना, ये परमानेंट अकाउंट नंबर जो होगा, मतलब आपके जो पैन कार्ड होगा उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका नंबर होगा वो आपको बताना है, और उसके अकॉर्डिंग आप सारे इकोनॉमिक काम, जब आपको कहीं जमीन खरीदनी है, कोई प्रोडक्ट, कोई गाड़ी वाड़ी खरीदनी है, कुछ भी कोई भी काम करना है, लोन लेना है कहीं और से, किसी और बैंक से, किसी और स्टेट के बैंक से, किसी और राज्य के बैंक से, तो सब कुछ आपका इसी के थ्रू हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो अकाउंट नंबर होता है ना, अगर आपके पास पैन कार्ड होगा तो आपने देखा होगा परमानेंट अकाउंट नंबर, ये जो पैन नंबर होता है। लेकिन ये जो होता है ना, ये अल्फा न्यूमेरिक में होता है। अल्फा न्यूमेरिक क्या होता है, ये अल्फा न्यूमेरिक मतलब जिसमें एबीसीडी भी इंक्लूड होती है, नंबर भी इंक्लूड होते हैं ना, 1 2 3 भी और एबीसीडी भी। जैसे मान लो कोई नंबर है, जैसे मान लो मेरे से बोल दिया जाए कि आपका पैन नंबर क्या है ना, अभी मैं एग्जांपल देकर बताता हूँ। जैसे मेरा पैन नंबर ये हो गया AK 5625 ए, ये हो गया जैसे मेरा अकाउंट नंबर। तो इसमें क्या है, आपके इसमें जो है वर्ड्स, जो आपकी एबीसीडी है वो भी इस्तेमाल हो रही है, और इसमें आपकी क्या इस्तेमाल हो रही है, जो नंबर होते हैं वो भी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये जो, अगर आपके पास पैन कार्ड होगा तो आपको पता होगा कि ये जो है अल्फा न्यूमेरिक में ही होते हैं हमेशा। लेकिन अगर नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ अल्फा न्यूमेरिक क्या होते हैं, जिसमें नंबर्स का भी इस्तेमाल हो और जो अल्फाबेट्स होते हैं एबीसीडी, इनका भी इस्तेमाल हो, ठीक है। ऐसे ये जो अकाउंट नंबर होते हैं ऐसे ही होते हैं अल्फा न्यूमेरिक अकाउंट नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है, इक्वेटोरियल गुयाना अपॉइंट्स मुनेला रोका बोते एज फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर। तो ये जो है इक्वेटोरियल गुयाना, ये एक देश है, कहां पे पड़ता है आपका, ये आपका पड़ता है अफ्रीका में। इक्वेटोरियल गुयाना जो है, इक्वेटोरियल गुयाना, ये आपका कहां पे पड़ता है देश, ये आपका देश पड़ता है अफ्रीका में। तो ये जो देश है, इस देश ने अपने देश की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर, मतलब महिला प्रधानमंत्री जो है चुनी है। क्या नाम है इनका, मुनेला रोका वोटे। हो सकता है थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन में गलती हो रही है, नाम लेने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही हो, तो सॉरी उसके लिए। लेकिन मैं आपको बताता हूं, अब याद कर लीजिएगा क्या है, मुनेला रोका बोटे। मुनेला रोका बोटे जो है, इनको नया प्रधानमंत्री, जो महिला प्रधानमंत्री है, फीमेल प्राइम मिनिस्टर चुना गया है। देखिए, अगर मैं आपको हमारे कंट्री की बात करूं तो हमारे देश की पहली प्रधानमंत्री कौन थी, जो महिला थी। पहली प्रधानमंत्री कौन थी, जो महिला थी, कौन थी, ठीक है। हमारे यहाँ तो बहुत पहले प्रधानमंत्री चुनी गई है, अभी तक तो बहुत सारे देशों में, यूएसए जो है, यूएसए इतनी बात करता है कि जो महिलाओं को सब अधिकार होने चाहिए, ह्यूमन राइट्स होने चाहिए, ये होने चाहिए, वो होने चाहिए, मानव अधिकार होने चाहिए। आज तक आपके अमेरिका में आज तक कोई भी महिला जो है प्रधानमंत्री नहीं बनी, आप ये देख लीजिए। और सुनाता वो सबको है। अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे यहाँ की कौन बनी थी, आज तक एक ही बनी है हमारे यहाँ की महिला प्रधानमंत्री, कौन, इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी जी हमारे यहाँ की महिला प्रधानमंत्री बनी है। और कब बन गई थी महिला प्रधानमंत्री हमारे यहाँ की इंदिरा गांधी जी, इंदिरा गांधी बन गई थी आपकी 1966 में, 1966 में हमारे देश की प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री हो गई थी। कौन हो गई थी महिला प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी जी। अगर यूएसए की बात कर रहे हैं, अभी हमने जिक्र छेड़ ही दिया है, तो हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन हो गई थी 1966 में, इंदिरा गांधी जी। और हमारे देश की प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति कौन है, जो महिला राष्ट्रपति थी, अब तो 2 हो गई हैं, जो प्रेजेंटली हमारे यहाँ की राष्ट्रपति हैं वो भी महिला ही है ना, द्रौपदी मुर्मू जी। इससे पहले कौन थी, इससे पहले थे हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन, रामनाथ कोविंद जी। उससे पहले कौन थे, उससे पहले थे आपके प्रणब मुखर्जी जी। और उससे पहले कौन थे, उससे पहले थी आपकी प्रतिभा पाटिल जी। तो जो प्रतिभा पाटिल थी, प्रतिभा पाटिल जो थी, वो हमारे देश की पहली महिला राष्ट्रपति थी, है ना। पहले थी आपकी सबसे पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी हमारे देश की, आपकी प्रतिभा पाटिल जी। और इस टाइम पे कौन है हमारे देश की राष्ट्रपति, वो भी महिला है, द्रौपदी मुर्मू जी। तो ये दूसरी राष्ट्रपति है हमारे देश की। वहीं अगर अमेरिका की बात करें, यूएस की बात करें, तो ना तो इनके यहाँ पे आज तक कोई महिला राष्ट्रपति बन पाई है, और ना ही इनके यहाँ पे आज तक कोई महिला, तो प्राइम मिनिस्टर का तो खैर कॉन्सेप्ट इनका होता भी नहीं, आप जानते भी नहीं होगे कि प्राइम मिनिस्टर है कौन, है ना।
प्रधानमंत्री है कौन यूएसए का, तो हम उसी की बात कर लेते हैं, प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति। आज तक कोई महिला राष्ट्रपति नहीं बनी है इनके यहाँ की। एक बार नाम आया था कि शायद वो बन भी जाती, हिलरी क्लिंटन, लेकिन वो जीत ही नहीं पाई, है ना, वो जीती ही नहीं अभी तक। एक दो बार उनका नाम आया था, वो बन जाएंगी हिलरी क्लिंटन, लेकिन वो किससे हार गई, वो डोनाल्ड ट्रंप से हार गई थी। डोनाल्ड ट्रंप से हार गई थी ना वो, है ना, 2000 जो उनका पहले इलेक्शन हुआ था जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जीते थे, उसमें हार गई डोनाल्ड ट्रंप से हिलरी क्लिंटन। तो अभी तक जो है कोई भी महिला राष्ट्रपति नहीं बनी है अभी तक जो है। देखिए ना तो कोई महिला राष्ट्रपति है ना बनी है, ना वाइस राष्ट्रपति बनी है। जो वाइस राष्ट्रपति होती है ना, कौन है इस टाइम पे वाइस राष्ट्रपति, कौन है, एक ही है जो अभी तक महिला रही है। कौन जो इस टाइम पे है, कौन, कमला हैरिस। कौन, कमला हैरिस है जो भारतीय मूल की है। इनके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं कमला हैरिस के बारे में। तो ये जो है, ये पहली जो है, पहली महिला उपराष्ट्रपति है ना, वाइस प्रेसिडेंट पहली उपराष्ट्रपति बनी है कहाँ की, यूएसए की। तो और प्रेसिडेंट तो आज तक कोई बना ही नहीं है, राष्ट्रपति तो आज तक कोई महिला बनी नहीं है, ठीक है। तो इंडिया की कौन है, इंडिया की इंदिरा गांधी है। और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कौन है इंडिया की, प्रतिभा पाटिल। तो ये जो है आपका देश इक्वेटोरियल गुयाना, ये कहाँ पे पड़ता है, ये आपका पड़ता है अफ्रीका में। तो ये जो देश है इसकी महिला राष्ट्रपति, पहली महिला राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री चुनी गई है। कौन है प्रधानमंत्री पहली, मुनिला रोका बोटे। मुनिला रोका बोटे, ये जो है यहाँ की पहली राष्ट्रपति चुनी गई है। तो अब हम ये राष्ट्रपति जी का, इनकी का नाम याद कर लीजिएगा। मैं इनके प्रेसिडेंट का भी नाम बताता हूँ आपको। क्या कौन प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति नहीं, सॉरी, ये इनकी प्रधानमंत्री चुनी गई है। मैं इनके राष्ट्रपति का भी आपको नाम बताता हूँ। इनके जो राष्ट्रपति है ना, इनके राष्ट्रपति इतने लंबे समय से इनके देश के राष्ट्रपति हैं कि मतलब जब से इनका देश हुआ है ना शुरू, जब से मान लीजिए, है ना। हालांकि जब से नहीं है, थोड़े एक दो साल बाद बने थे, थोड़े दिन बाद 1979 से जो इनके देश के प्रेसिडेंट है ना, मतलब राष्ट्रपति हैं, वो 1979 से एक ही आदमी है। 1979 से एक ही आदमी है ना। उस आदमी का नाम क्या है जो 1979 से इनके यहाँ का राष्ट्रपति है, बहुत लंबा सा नाम है जी, सुन लीजिए। टेड्रो बोइंग न्यूमा मोवोशोगो, ये इसका नाम है। अब देखिए, दोबारा रिपीट नहीं कर सकता मैं, मुझे देखना पड़ेगा। एक मिनट रुक जाइए, मैं देख के बोल देता हूँ क्या था नाम है इसका, ट्रेडो बोइंग न्यूमा मोसोगो, ये इसका नाम है। आप जो है गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, लेकिन आपके अगर आपको समझ में नहीं आया, नहीं तो वीडियो को रिपोर्ट करके देख लीजिएगा, बहुत लंबा सा नाम है। ये इसके प्रेसिडेंट है जो 1979 से, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति है। और ये जो चुनी गई है आपकी, कौन, बोटे जी जो चुनी गई है, मेन्यूला रोका बोटे जी जो चुनी गई है, ये यहाँ की क्या है, पहली महिला प्रधानमंत्री है। और इनके जो राष्ट्रपति हैं, जो मैंने अभी उनका नाम बताया, क्या नाम बताया मैंने उनका, जो ये मोवासोगो जो नाम बताया था मैंने आपको, मोवासोगो जो बहुत लंबा सा नाम बताया था, ये यहाँ के राष्ट्रपति हैं, है ना, जो 1979 से लगातार यहाँ के राष्ट्रपति बन रहे हैं, ठीक है। कौन है वो, मोवासोगो जो। तो ये जो प्रधानमंत्री बनी है, किसको हटा के प्रधानमंत्री बनी है, क्योंकि इनसे पहले भी कोई प्रधानमंत्री होगा। जैसे जब हमारे देश के मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, तो उससे पहले कौन था प्रधानमंत्री, मनमोहन सिंह जी थे। तो मनमोहन सिंह जी को हटा के और उसके बाद आपके नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे। तो इससे पहले कौन था प्रधानमंत्री, इससे पहले प्रधानमंत्री थे फ्रांसिस्को पेसुलकल। कौन, फ्रांसिस्को पेसुलकल, इनका भी बहुत लंबा नाम है, अभी मैंने आपको शॉर्ट वाला नाम इनका बता दिया है, फ्रांसिस्को पेलुस्कल। ये कब से थी, 2016 से यहाँ की प्रधानमंत्री थी। 2016 से लेकर अब बनी 2022 में भी, 2023 में ये नई प्रधानमंत्री चुनी गई है। कौन, मनुला रोका बोटे, ये यहाँ की प्रधानमंत्री चुनी गई। और मैंने आपको क्या बताया, इक्वेटोरियल गुयाना कहाँ पे पड़ता है, अफ्रीका में आपका देश पड़ता है। इसकी राजधानी क्या है, इक्वेटोरियल गुयाना की राजधानी क्या है, इक्वेटोरियल गुयाना की राजधानी क्या है, ये भी हमको पता होनी चाहिए। तो हमको पता चल गया अफ्रीका में पड़ता है। अफ्रीका जानते हो ना आप, अफ्रीका महाद्वीप जो है, वहां पे जो पड़ता है, वहां पे कौन सा पड़ता है, इक्वेटोरियल गुयाना। और यहाँ की वो क्या है, कैपिटल है मोलोवो, क्या, MALABO, मोलोवो है यहाँ की, क्या है मोलोवो, यहाँ की आपकी राजधानी है ना, जो आपकी यहाँ की कैपिटल है, क्या है, मोलोवो। और इसकी मुद्रा, इसकी करेंसी की बात करूं तो इसकी करेंसी क्या है, इसकी करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक। क्या, सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक, है ना। सेंट्रल अफ्रीकन तो आप स्पेलिंग पता ही होगी, और फ्रैंक की स्पेलिंग क्या होगी, फ्रैंक की अगर आप लिख रहे हो कहीं पे, फ्रैंक की स्पेलिंग होगी FRANC, फ्रैंक, FRANC। सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक है इस करेंसी का नाम, जो इसकी करेंसी है, मतलब जो इसकी मुद्रा है। कैपिटल क्या है, मोलाबो, और करेंसी क्या है, सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक, ठीक है। तो देखिए, ये जो फ्रैंक करेंसी है ना, ये वैसे तो स्विट्जरलैंड की करेंसी है, लेकिन जैसे जैसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग, जैसे मतलब स्विट्जरलैंड की भी करेंसी है, यहाँ की भी करेंसी है ही है। जैसे अलग अलग देशों की एक जैसी करेंसी होती है ना, उनके नाम से पुकार दिया जाता है। जैसे अगर भारत की करेंसी क्या है, भारत की करेंसी है रुपया,
है ना, रुपया हमारी करेंसी। उसी तरह पाकिस्तान की करेंसी क्या है, उनकी भी रुपया है ना। और भी 2-3 कंट्री है उनकी भी करेंसी रुपया है। लेकिन उनको अगर कैसे पता चलेगा कि भारत का करेंसी, भारत की जो है मुद्रा है ये पाकिस्तान की मुद्रा, कैसे बोलते हैं हम जो है पाकिस्तान की मुद्रा को कैसे बोलते हैं, पाकिस्तानी रुपी ऐसे बोलते हैं ना। देखिए अभी यहाँ पे जिक्र होगा, अगली जो न्यूज है वो पाकिस्तान के ऊपर ही है, वहां पे पाकिस्तानी रुपी का जिक्र होगा। जब मैं रुपी बोलूंगा ना तो यहाँ पे पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बोलूंगा, क्योंकि मान लीजिए मैं बोलूंगा तो पाकिस्तान रुपी, लेकिन बाई चांस मैं रुपया बोल देता हूँ, रुपी बोल देता हूँ, मैं इंडिया की बात नहीं करूंगा, यहाँ पे बात करूंगा पाकिस्तान की। जब इंडिया की बात करूंगा तो मेंशन करूंगा इंडियन रुपी, ठीक है। उसी तरह जब अलग अलग करेंसी, एक जैसी करेंसी जो है, एक जैसी करेंसी के नाम, ठीक है, वैसे एक जैसी नहीं होती है, वो बस नाम एक जैसे होते हैं। तो एक जैसे नाम होते हैं किसी 2-3 देशों के एक जैसे, तो उनके नाम जो उनकी, या तो उनके देश का नाम आगे लगा दो, या फिर जिस इलाके में वो है। जैसे जो आपकी इक्वेटोरियल गुयाना है कंट्री, ये जो देश है आपका इक्वेटोरियल गुयाना, ये अफ्रीका में पड़ता है। अफ्रीका में कौन से, सेंटर वाले इलाके में, जो अफ्रीका का सेंटर है वहां पे पड़ता है ना इक्वेटोरियल गुयाना। तो इसलिए सेंटर अफ्रीका फ्रैंक बना दिया इसको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये फीमेल प्राइम प्रेसिडेंट का नाम याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर का नाम याद रखिएगा, राष्ट्रपति का, प्रेसिडेंट का नाम भी मैंने आपको बता दिया, और ये किसको हटा के बनी है ये भी आपको बता दिया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है यहाँ की इक्वेटोरियल गुयाना की। मैंने यहाँ की कैपिटल बता दी, कैपिटल क्या है, मोलोवो की कैपिटल, राजधानी है मोलोवो, और फ्रांक सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक जो है यहाँ की मुद्रा है। चलिए आगे चलते हैं। लास्ट न्यूज देखते हैं आज की। लास्ट न्यूज क्या है आपकी आज की, लास्ट न्यूज है, पाकिस्तान इन्फ्लेशन राइजेस टू 48 ईयर हाई एज आईएमएफ ऑफिसर्स विजिट टू टॉक। तो जो पाकिस्तान देश है ना, इसका जो इन्फ्लेशन जो है आज तक 48 ईयर, जो पिछले 48 साल हैं, उनमें सबसे ऊपर चला गया है। अब सबसे पहले जानने की बात है इन्फ्लेशन क्या होता है। मैंने आपको पहले ही बताया इन्फ्लेशन क्या होता है, एक बार और बता देता हूं। इन्फ्लेशन का मतलब होता है आपका महंगाई दर जो होता है ना, उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। जब महंगाई दर होता है उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। तो ये जो आपका इन्फ्लेशन है पाकिस्तान में इतना बढ़ गया है कि जितना पिछले 48 साल में भी नहीं बढ़ा, उससे ज्यादा बढ़ गया है पाकिस्तान का इन्फ्लेशन इस टाइम पे, अब इस समय जो है ना। उसकी वजह से क्या हुआ है, आईएमएफ के कुछ ऑफिसर जो है पाकिस्तान में आए हैं बात करने के लिए, ताकि पाकिस्तान की किस तरह मदद कर जाए, ताकि ये देश जो है डूब ना जाए, है ना। अगर ये देश डूबेगा तो और ज्यादा लोग और सबको परेशानी होगी। तो इस देश को बचाने के लिए यहाँ पे आईएमएफ के ऑफिसर्स आए हैं, कौन से देश को, पाकिस्तान को बचाने के लिए। आईएमएफ क्या है, आईएमएफ की फुल फॉर्म अगर मैं आपको बताऊं तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका काम क्या है, देखिए आईएमएफ के बारे में ना मैं आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में मैं पढ़ा चुका हूं। आप अगर उस पर जाएंगे, हमारा जो चैनल है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र, हमारा आपका चैनल मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र, वहां पे एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। किस नाम से, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। वहां पे मैंने वर्ल्ड की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस किया हो, जो अलग अलग संगठन होता है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन, वर्ल्ड मतलब विश्व की जो अलग अलग बहुत बड़े बड़े संगठन है, उनके बारे में मैं वहां पे डिस्कस करता हूं, है ना। अभी वो कंटिन्यू में चल रही है पूरी सीरीज, तो वहां पे मैं आईएमएफ के बारे में ऑलरेडी कंफर्म जो है आपसे बात कर चुका हूं आईएमएफ के बारे में। इसके बाद आपके मैं वहां पे वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करूंगा। अभी कुछ दिन से वो हो नहीं पा रही है, उसको थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है। जब भी उसके बारे में वीडियो बनेगी अगले हफ्ते में या इसी हफ्ते में, जब भी मतलब अब तो अगले हफ्ते में ही बनेगी, जब भी उसके बारे में वीडियो बनेगी तो हम वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे उसमें। और आईएमएफ जो है हम उसमें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आईएमएफ के बारे में। तो आपको आईएमएफ के बारे में कुछ भी जानना है, मैंने बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल से और बहुत आसान तरीके से उसमें समझाया सब कुछ। अगर आपको कुछ भी जानना है आईएमएफ के बारे में, आप सीधे मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र यूट्यूब चैनल पर जाइए, और वहां पे जो प्लेलिस्ट होगी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, आपको वहां पे आईएमएफ के बारे में मिल जाएगा, ठीक है। आप आगे आईएमएफ के बारे में वहां से जाके पढ़ सकते हैं। वैसे मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ आईएमएफ का काम क्या होता है। ये आईएमएफ का काम क्या होता है, ये देशों को पैसे प्रोवाइड करती है ना। जैसे जो अब पाकिस्तानी इन्फ्लेशन में चल रहा है, बहुत ज्यादा महंगाई चल रही है, तो क्या चीज है जो इनको बचा सकती है, पैसा ही बचा सकता है ना। और तो कोई चीज इनको बचा नहीं सकती, पैसा ही बचा सकता है, क्योंकि इतना इन्फ्लेशन बढ़ रहा है इनके यहाँ, ठीक है। अगर इन्फ्लेशन इतना ना बढ़ रहा हो तो फिर भी थोड़े बहुत मेजर्स लेके बचाया जा सकता था, लेकिन अब इनको पैसे से बचाया सकता है। तो आईएमएफ क्या करता है, पैसे प्रोवाइड करता है। अब आईएमएफ पैसे तो है नहीं, कोई फालतू के पैसे आ रहे हैं बस दे रहा है ना। इसकी भी बहुत सारी रिकमेंडेशन होती है, इसकी भी बहुत सारी वो होती है, चॉइसेस होती है जिनको पैसे प्रोवाइड करता है। तो ये क्या करता है, जिस भी कंट्री को पैसे चाहिए वो अप्लाई करता है कि जी हमको पैसे चाहिए। आईएमएफ के बारे में मैंने आपसे अभी 2-3 दिन पहले भी डिस्कस किया था, जब मैंने आपको बताया था कि बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश उसको बांग्लादेश को आईएमएफ ने पैसे दिए। उसमें मैंने आपको बताया था बांग्लादेश को आईएमएफ ने पैसे दिए। फिर मैंने उसमें यह भी बताया था कि आईएमएफ से पैसे के लिए 3 देशों ने, हमारे यहाँ के जो हमारा साउथ एशिया है, वहां के 3 देशों ने अप्लाई किया था आईएमएफ से पैसे के लिए। एक मैंने क्या बताया था आपको, बांग्लादेश, फिर पाकिस्तान और श्रीलंका। तो बांग्लादेश को तो इन्होंने दे दिया, इन दोनों देशों को दिया नहीं है। पर तो पाकिस्तान की स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो रही है, तो ये लोग आए हैं पाकिस्तान में बात करने के लिए। अब पाकिस्तान को इन्होंने क्यों नहीं दिए पैसे, है ना, पाकिस्तान को क्यों नहीं दिए, देखिए 2019 से, और बल्कि पहले से ही पाकिस्तान लगातार जो है आईएमएफ से पैसे ले ही रहा है। जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर से जब भी ले रहा था, और वैसे भी ले ही जा रहा है पाकिस्तान, ठीक है।
तो जब आईएमएफ का पैसे देने का तरीका क्या है कि ये आपको पैसे तो देंगे, पर जब आप पैसे के लिए अप्लाई करोगे ना, हमको इतना पैसा चाहिए, फिर ये आपके पूरे देश की वो करेंगे, तहकीकात करेंगे, पूरे देश को आपको देखेंगे क्या परेशानी चल रही है, क्या परेशानी नहीं चल रही है, आपकी पैसे के लिए स्थिति इतनी खराब क्यों है, ये सब चीज ये लोग देखेंगे। और जब ये सब चीज देखते हैं ना ये लोग, जो आईएमएफ वाले हैं, तो फिर ये उसके बाद क्या करते हैं, रिकमेंडेशन तैयार करते हैं। रिकमेंडेशन मतलब कि क्या कमी है और आप उनको कैसे सुधार सकते हो, इसके लिए आपको वो देंगे, पॉइंटर्स देंगे, पॉइंट्स देंगे कि आप इन चीजों के ऊपर काम करो। तो अभी तो हम पैसे आपको दे रहे हैं, इनसे जो है आपकी स्थिति थोड़ी सही होगी, और फिर जो हम मेजर्स बता रहे हैं, जो हम रिकमेंडेशन दे रहे हैं, जो भी हम आपको बातें बता रहे हैं, इनके ऊपर जब आप अमल करोगे, इन बातों के ऊपर सॉरी, तो इन बातों पे जब आप काम करोगे, उसके बाद क्या होगा, आपके जो है आप अपने आप को मतलब सेल्फ सफिशिएंट हो जाओगे कि उन कामों को आप कर सको। मतलब जो काम आपने खराब किए हैं, जिनकी वजह से आपकी इकोनॉमी, आपकी अर्थव्यवस्था इतनी गिर गई है, आपके यहाँ इतनी महंगाई बढ़ गई है, उन सब से रिलेटेड वो बताते हैं कि आप इन सब चीजों को खत्म करो, और फिर आप जो है अपने आप अपनी कंट्री को संभाल पाओगे। फिलहाल हम जो है मदद कर रहे हैं पैसे देके, है ना। अब क्या है, जब 2019 में इमरान खान के पास, जब इमरान खान थे प्रधानमंत्री, कहाँ के आपके, पाकिस्तान के, जब इनके और आईएमएफ के ऑफिसर्स के बीच में बातचीत चल रही थी, तो इन्होंने क्या बोला, आईएमएफ वालों ने बोला कि जो इमरान खान, जो आपकी गवर्नमेंट है, इमरान खान, ये जो आप सब्सिडी प्रोवाइड करते हो ना लोगों को, सब्सिडी जो प्रोवाइड करते हो, इसको बंद कर दो, है ना। इसको अगर आप बंद करो, क्योंकि सब्सिडी में आपको बहुत ज्यादा पैसा चला जाता है, अगर आप इसको बंद कर दोगे तो वो जो पैसा जा रहा है वो आपका बचेगा और उसको आप इस्तेमाल कर पाओगे, है ना, और फिर आपका देश जो है, इस अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। बाकी हम तो आपको पैसे दे ही रहे हैं। अब क्योंकि अगर आपने रिकमेंडेशन मानी आपकी आईएमएफ की, आपने, तभी आपको पैसे मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे आपको पैसे। कभी आप सोच रहे हो पैसे तो मिल जाएंगे, मानो मत मानो, नहीं, आईएमएफ पैसे जब ही देगा, क्योंकि आईएमएफ का, देखिए कोई भी चीज है वो आपको पैसे दे रही है तो उसका कोई फायदा तो हुआ, ऐसा तो है नहीं बस आपको इसने पैसे दिए और आप जो है खा गए उन्हें, मतलब करप्शन कर गए अपने यहाँ पे, अपने जो ऊपर ऊपर के नेता वही खा गए, नीचे कुछ काम नहीं हुआ है, ठीक से कुछ काम नहीं हुआ है ना, तो फिर क्या फायदा उसके पैसे देने का। तो आईएमएफ ऐसे पैसे नहीं देता, आईएमएफ आपको रिकमेंडेशन देगा, उनके ऊपर काम करो, जब आपको पैसे मिलेंगे। एक बात तो, पहली बात तो उसने दे दी है, चलिए आपको रिकमेंडेशन बताई कि जी हाँ ये आपको काम करना होगा, है ना, और ये पैसे ले लो, इसको पैसे से लेके मदद से इसको काम को करो, है ना। लेकिन अगर आपने वो काम नहीं किया उन पैसों से, उसके बाद आपको दोबारा कभी पैसे नहीं देने वाला आईएमएफ। फिर आपको अपना रिकॉर्ड बहुत अच्छे से साफ करना पड़ेगा अगर आपको दोबारा पैसे चाहिए आईएमएफ से, तो रिकॉर्ड खराब नहीं होना चाहिए आईएमएफ के सामने। तो क्या हुआ, जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, आपके राष्ट्र प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, तो इनसे बोला गया कि अपने आप जो सब्सिडीज देते हो ना अपने लोगों को, उन्हें खत्म करो। सब्सिडीज क्या होता है, ठीक है, छूट जो दी जाती है उनको सब्सिडीज बोलते हैं, है ना, उनको सब्सिडीज बोलते हैं, उनको जो छूट दी जाती है ना, बहुत सारी चीजों पर छूट दी जाती है, जैसे किसानों को छूट दी जाती है। कैसे छूट दी जाती है, जैसे एमएसपी दिया जाता है किसानों को, ये भी एक तरह की सब्सिडी है। एमएसपी क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसमें क्या होता है, जब किसानों से गवर्नमेंट कोई चीज खरीदती है तो एक प्राइस फिक्स कर दिया जाता है कि इतने पैसे हैं, इतने पैसे जो है आपको दिए जाएंगे, मतलब इतने पैसे आपको, इतने किलो या इतने जो भी टन वगैरह जितने भी अमाउंट पे, या इतने धड़ी या जितने पे भी, इतने पैसे आपको दिए जाएंगे, है ना। अगर आपको कहीं बाहर इससे कोई और प्राइवेट संगठन है इस हिसाब से ज्यादा दे रहा है तो आप वहां बेच दो, और कोई आपको वहां नहीं दे रहा तो इतने पैसे हम तो देंगे ही देंगे, है ना। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसी भी चीज के लिए, जैसे गेहूं के लिए कोई मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स हो गया तो इतना तो हम आपको देंगे देंगे, गवर्नमेंट आपको इतना तो देगी देगी, तो इससे नीचे तो आप गिरोगे ही नहीं कभी भी, है ना। अगर इससे महंगा आप कहीं बेच पा रहे हो तो वहां बेच दो, ये होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी दी जाती है, वरना गवर्नमेंट तो ऐसा भी कर सकती है कि ये बोल दे कि जितने की बिक्री है बेच लो, जो खरीद रहा है खरीद ले लो, है ना, जो नुकसान होगा फायदा होगा आपका होगा। लेकिन किसान को ऐसे क्यों किया जाता है, क्योंकि देखिए किसान हमारे देश की बैकबोन है ना, तो रीढ़ की हड्डी है हमारे देश की। कौन है, हमारे देश की जो इकोनॉमी है, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था की कौन है, वो है आपके किसान। तो अगर किसान को नुकसान होगा लगातार तो उससे हमारे देश को परेशानी है ना। तो ये जो नुकसान है इसको बचाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्सिडीज देती है। जैसे अभी तो मैंने आपको बता दिया, एमएसपी जो होती है, जो ऐसी फसलें होती है उनको देती है। जो हमारी गवर्नमेंट है वो किसके ऊपर, जो है आपके जो ये होते हैं गन्ने होते हैं ना, गन्ने की हमारी खेती होती है, उसके ऊपर भी बहुत सारी सब्सिडीज देती है ना। बिजली जो होती है, बिजली इस्तेमाल करते हैं, पानी इस्तेमाल करते हैं, उनके ऊपर जो है बहुत सारी सब्सिडीज दी जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कई बार जो है जब कोई नई सरकार आने वाली होती है तो लोन माफ किए जाते हैं किसानों के, ये भी एक तरह की सब्सिडी हो गई। जैसे एक तरह की सब्सिडी चली थी अभी कभी तो, जब काफी टाइम हो गया अब तो सिलेंडर आने लगा उतने का ही, पर जब सिलेंडर 1000 रुपए का पहली बार 800 रुपए का शायद स्टार्ट हुआ था, तो आपको 800 रुपए देने पड़ते थे, फिर जो बचे हुए पैसे होते थे आपके अकाउंट में आते थे, वो था, उसको भी सब्सिडी बोलते थे, है ना, उसको भी सब्सिडी बोलते थे। अब तो 1000 रुपए का ही आने लगा है, अब तो वाला सिस्टम खत्म सा ही हो गया, अब तो इतना ही महंगा हो गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो भी सब्सिडी होती है। तो ये जो छूटें दी जाती है ना, आपको छूट जो दी जाती है इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, इनको सब्सिडीज बोलते हैं। तो जो पाकिस्तान में जो है आपको सब्सिडी, पाकिस्तान में अगर आपको सरकार में आना है तो आपको 2-3 चीजें करनी होंगी, है ना। इंडिया में भी आना है तो 2-4 चीजें तो फिक्स ही होती हैं, सरकारें बोलती हैं, उसी तरह पाकिस्तान में भी। देखिए पाकिस्तान में क्या है, एक तो इंडिया पाकिस्तान का मुद्दा छेड़ दो कि हमको कश्मीर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, कश्मीर तो लेके रहेंगे, ये मुद्दा छेड़
छेड़ दो एक तो आप सरकार में आना कंफर्म हो जाओगे आपका। दूसरा, आपको मिलिट्री का सपोर्ट होना चाहिए, जो पाकिस्तान की मिलिट्री है उसका सपोर्ट होना चाहिए। तीसरा क्या है, तीसरा है कि आप लोगों के जैसे सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है, क्योंकि भारत में भी सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है ना। जब कोई नई सरकार आना होता है किसी को, तो क्या करता है वो सरकार, क्या करती है वो सरकार, बोलती है कि हम किसानों का ये वाला लोन माफ कर देंगे, ये माफ कर देंगे, है ना। होती है नहीं, होता है नहीं हर बार। या फिर अगर अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि झारखंड झारखंड नहीं, झारखंड था या उड़ीसा था, छत्तीसगढ़ था, छत्तीसगढ़, हाँ छत्तीसगढ़ था। छत्तीसगढ़ की सरकार ने जब वो, जो कांग्रेस की सरकार है छत्तीसगढ़ में, जब वो जब आई थी, सरकार में आई थी, उनकी सरकार बनी थी, उससे पहले उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में एक वो बोला था, क्या चीज, एक चीज बोली थी कि जितने भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं जिनके पास नौकरी नहीं है, उन सबको हम अलाउंस देंगे। अलाउंस क्या मतलब, उनको कुछ पैसे ऐसी चीज देंगे, है ना। अलाउंस होती है, वो भी छूट होती है अलाउंस एक प्रकार की, है ना। पर अलाउंस में क्या होता है, अलाउंस जो है जो जॉब करते हैं उनको मिलती है ना। जैसे मान लो कोई सरकारी जॉब पे लग गया, जैसे आर्मी वगैरह में लग गया, तो उसको अलाउंस मिलती है। किस किस चीज की अलाउंस मिलती है उसको, जो वो रहने को उसको अकोमोडेशन मिलती है, घर मिलता है रहने के लिए, जो भी चीज मिलती है वो एक तरह की अलाउंस होती है ना। बहुत सारी अलाउंस मिलती है, जैसे वर्दी जो होती है, एक बार की वर्दी की अलाउंस मिलती है, बेल्ट होती है उसकी अलाउंस मिलती है, ऐसे ही कैंटीन वगैरह होती है आर्मी की, उसकी अलाउंस मिलती है। तो ये सब उसकी अलाउंस होती है। उसी प्रकार जो है, क्या बोला था छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने, छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने बोला था कि जो जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है उनको हम अलाउंस देंगे। तो ये भी एक प्रकार की सब्सिडी हो गई, ये भी एक प्रकार की छूट हो गई। तो ये जो है, ये सब दिया जाता है लोगों को, ये लालच दिया जाता है ताकि उनको सरकार में लेके, जो पार्टी उनको लालच दे रही है ना, उसके उस लालच में आके लोग जो है सरकार में उनको लेके आए, ये लालच दिए जाते हैं। तो ये जो सब्सिडीज है, ये भी लालच दिए जाते हैं। पाकिस्तान में भी ऐसे दिया, सभी जगह दिए जाते हैं। पाकिस्तान में क्या, कुछ ना कुछ फायदा लोगों को भी तो होना चाहिए जब आप वो सरकार में लेके आए, तो इससे सब्सिडीज तो सभी दी जाती हैं। अभी हम यहाँ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं पाकिस्तान का नाम मेंशन कर रहा हूँ। और इंडिया के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप अच्छे से समझ पाओ, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं उसमें क्या क्या चीजें होती हैं हमको सब पता चलती हैं। अब सारी नहीं पता चलेंगी तो कुछ 2-4% तो पता चलती हैं। तो इस वजह से इंडिया का एग्जाम्पल आपको इतने सारे मैं दे रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ कि हाँ सब्सिडीज कैसे दी जाती हैं। तो जैसे अभी कोरोना वायरस चला था, जो कोरोना वायरस का लॉकडाउन लग रहा था, तो सरकार ने बहुत 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 लोगों को, कितने पता नहीं कितने लोगों को जो है, अभी तो एग्जैक्ट डाटा तो मुझे याद नहीं है, फ्री खाना, चावल दाल गेहूं बांटे थे फ्री, है ना। वो क्या थे, वो भी एक तरह की सब्सिडी थी। बहुत सारे लोगों के अकाउंट में पैसे आए थे, 6-6 हजार रुपए की जो बात हुई थी, 2-2 हजार रुपए की जो किस्तों में जो पैसे आए थे ना, जिसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बोलते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है अपनी तरफ से सीधे उनके अकाउंट में डालेगी। इसीलिए तो अकाउंट खुलवाए थे गवर्नमेंट ने, एक बार में बहुत सारे अकाउंट खुलवाए थे कि आप जीरो बैलेंस अकाउंट खोल सकते हो, जिस सबको अपना अकाउंट खोलना है। क्यों, ताकि गवर्नमेंट जो है सीधे अपने यहाँ से आपके यहाँ पैसे डाल दे। अगर सीधे डायरेक्ट जो है आपका जो बेनिफिट है, बेनिफिट मतलब जो फायदा है आपका, और वो पैसे फायदे हैं, यहाँ पे पैसे जो फायदे की तरह काम कर रहे हैं, अगर आपका डायरेक्ट ट्रांसफर ना किया जाए पैसे का, तो अगर मान लीजिए, फिर क्या करेगी गवर्नमेंट के पास एक तरीका तो डायरेक्ट वाला अब जो है इजाद हो गया, वो तो डायरेक्ट वाला हो गया। लेकिन पहले क्या होता था, कि पहले अपने जो नीचे वाली मिनिस्ट्री है कोई उसको दिया जाता था, वो मिनिस्ट्री कहाँ करती थी, फिर स्टेट गवर्नमेंट को देती थी, फिर वो पंचायत को देती थी, म्यूनिसिपैलिटी को देती थी, म्यूनिसिपैलिटी पंचायत को देती थी, और बीच में सारा पैसा जो है खत्म हो जाता था। एक बार राजीव गांधी ने कहा था, राजीव गांधी हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे थे ना, इंदिरा गांधी जी के बेटे, एक बार उन्होंने क्या कहा था कि जब मैं यहां से मान लीजिए 100 रुपए देता हूं ना ऊपर से अपनी मिनिस्ट्री को, कि यहाँ जो है इन लोगों तक पहुंचनी है ये, तो वो लोगों के पास तक पहुंचते पहुंचते 1 ही रुपया रह जाती है। ये किसने बोला था, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे थे राजीव गांधी जी, इन्होंने बोला था। ये पैसे बीच में से 99 रुपए कहां गए, इनको खा गए लोग, करप्शन कर गए इनका। तो इस सब चीज से रुकने के लिए, है ना, कि बीच के लोग करप्शन ना कर पाए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाला जो फंड है, कौन लेके आई थी, ये बीजेपी की गवर्नमेंट लेके आई थी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाला। जिससे क्या था, गवर्नमेंट जो है डायरेक्ट, जैसे गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, इसने डायरेक्ट लोगों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। तो ये जो होते हैं पैसे ट्रांसफर करने वाला, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करने वाला, ये भी एक तरह की सब्सिडी है, ये भी प्रकार की। तो ये अलग अलग प्रकार की सब्सिडी होती है। तो क्या बोला इन्होंने, आईएमएफ ने क्या बोला इमरान खान की गवर्नमेंट से, मतलब पाकिस्तान की गवर्नमेंट से, कि आप जो है लोगों की सब्सिडी जो आप दे रहे हो ना, इसको बंद कर दो, क्योंकि आप इसमें बहुत सारा पैसा वेस्ट कर रहे हो। आप लोगों के जो है क्या कर रहे हो, आपके देश में वैसे ही पैसा नहीं है। अगर आपके देश में पैसा है तो कितनी सब्सिडी दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों को फायदा होगा, लोग अच्छा काम करेंगे, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके देश में कुछ है नहीं, खाने पीने को है नहीं, आपके पास पैसा है नहीं कुछ भी करने के लिए, और सब्सिडी दे रहे हो आप बेताक लोगों को, तो क्या फायदा होगा उसको, है। एक बार को लोगों को जाकर नुकसान ही होगा, जब उनके लिए कुछ हो नहीं रहा। कुछ दिन तो सब्सिडी का फायदा उठा लेंगे, उसके बाद नुकसान भी तो उन्हीं को झेलना पड़ेगा। तो इनसे क्या बोला गया इमरान खान से, आप सब्सिडी खत्म कर दो। लेकिन उन्होंने सब्सिडी खत्म की नहीं, क्यों, कैसे करेंगे, फिर इनकी सरकार गिर जाती, इवेंचुअली सरकार तो इनकी फिर भी गिर गई ना। लेकिन अब 2023 में इलेक्शन आने वाले हैं, तो जैसे इमरान खान ने सब्सिडी दी थी, वही सब्सिडी जो है, जो नई सरकार बनी आपकी शहबाज शरीफ की, उन्होंने भी नहीं हटाई, उन्होंने भी कंटिन्यू रखी। अब जब इनकी स्थिति इतनी खराब, तो इसी वजह से ये जो पैकेज 2019 में देने वाली थी आईएमएफ, ये आईएमएफ ने कैंसिल कर दिया, है ना, क्योंकि इनकी रिकमेंडेशन मानी नहीं गई। मैंने आपको क्या बताया, जब आप इनकी रिकमेंडेशन मानोगे ना, जब ये आपको पैसे देंगे आईएमएफ वाले, वरना नहीं देते आईएमएफ वाले पैसे, ठीक है। सीधा इनका
इनका सिद्धांत है, हमारी बात मानो चाहे जबरदस्ती इनको मनवानी पड़े, है ना। अगर मान लो किसी कंट्री को पैसे चाहिए ही चाहिए, बहुत गंदी हालत है उनकी, तो उनको बात माननी पड़ेगी, उनकी रिकमेंडेशन। तो चाहे जबरदस्ती से मानो चाहे कैसे भी मानो, आपको हमारी बात माननी पड़ेगी, पैसे आपको जरूर मिलेंगे। ये आईएमएफ का फंडा है, वो नहीं देखता कि आपके यहाँ कोई परेशानी हो सकती है नहीं हो सकती। जैसे इमरान खान की सरकार भी गिर सकती थी, आईएमएफ वो हटा ले अपनी, तो क्या बोलते हैं, सब्सिडीज हटा ले, तो इनको कोई मतलब नहीं है कि अपने देश को संभालना है, तो सरकार गिरे ना गिरे, पैसे चाहिए तो भैया हमारी बात मानो। इनका ये आईएमएफ का ये फंडा है, सीधा सीधा। मैंने आपको सारा कुछ समझा रखा है उसमें, अगर आप वीडियो देखोगे आईएमएफ वाली जो है, जो आपकी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की मार्गदर्शन सूचक की प्लेलिस्ट होगी, उसमें आईएमएफ भी मिल जाएगी आपको वीडियो। तो अब क्या हुआ, जब इनको तो मिली नहीं डील, अब जो है ये जो आपकी सब्सिडीज थी कंटिन्यू, जो नई सरकार बनी शहबाज शरीफ की, इन्होंने भी करी है, तो शहबाज शरीफ की नई सरकार बनी है, इन्होंने भी करी है। लेकिन अब स्थिति इतनी खराब हो रही है पाकिस्तान की, इतना ज्यादा इन्फ्लेशन, इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ गई है, लोगों की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि ये देश कहीं गिर ना जाए, कोलैप्स ना कर जाए, डिस्ट्रॉय ना हो जाए ये देश कहीं पैसे की वजह से। क्योंकि जब कोई देश जो है पैसे की कमी हो जाती है बहुत ज्यादा, तो क्या होता है, ठीक है, फिर होता है अंतर्युद्ध, है ना। ये सरकारें नहीं रुकती हैं, सरकार तो आज तक पाकिस्तान में ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं आज तक जिसने अपनी 5 साल की टर्म पूरी करी हो। 5 साल के लिए होता है ना प्रधानमंत्री, हमारे यहाँ भी ऐसी पाकिस्तान में भी 5 साल के लिए होता है। लेकिन अगर मैं आपकी अमेरिका की बात करूं तो वहां पे प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, वहां पे राष्ट्रपति वो 4 साल के लिए चुने जाते हैं। तो अलग अलग देशों में अलग अलग साल की बात होती है। तो हमारे यहाँ पे जैसे 5 साल के लिए होते हैं, ऐसे पाकिस्तान में भी 5 साल के लिए होते हैं, यूके जो होता है वहां पे 5 साल के लिए होते हैं। तो आज तक भी कोई प्रधानमंत्री नहीं रहा पाकिस्तान में जिसने अपनी 5 साल की टर्म पूरी करी हो। तो सरकार तो इनके यहाँ कभी स्टेबल रही नहीं है ना। लेकिन अब क्या है, आतंकवाद में इनके यहाँ बेइंतहा है, आतंकवाद की भी कोई इनके यहाँ लिमिट नहीं है। अब जो है आतंकवाद जो बढ़ रहा है बड़ी बुरी तरह, वो कौन सा हो गया है, वो आपका पाकिस्तान तालिबान इतना बढ़ रहा है। मैंने उनके बारे में न्यूज बताया। अभी अभी पेशावर में एक मस्जिद के ऊपर इन्होंने हमला कर दिया था, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 40-50 के आसपास लोग मर गए, है ना, बताया था मैंने आपको। तो ये सब भी यहाँ पे हो रहा है। फिर इकोनॉमी भी लगातार नीचे गिरती जा रही है। जब ऐसी सब स्थिति होती है ना, जब मान लीजिए आपकी, जब आपके पास पैसे नहीं है, जब तक आपके देश के पास पैसे है ना, सरकार के पास पैसे हैं, तो आप बहुत सारी चीजें संभाल सकते हो। लेकिन जैसे पैसे नहीं होते ना, तो फिर जो भी बेकार चीजें होती है वो सब निकल के आती है। जैसे ऐसे बोलते हैं ना कि जब आपका समय खराब हो तो सब बेकार बेकार चीजें निकल के आती है, वही वाला सिस्टम है। जो एक कहावत है, गरीबी में आटा गीला, है ना, वो वाली कहावत होती है ना, उसी तरह की बात होती है कि अगर आपकी कोई परेशानी चल रही है ना, फिर सब परेशानी आपको ऐसा लगेगा सब परेशानी निकल के आ रही है। उसी तरह जैसे अभी इनके पास पैसे नहीं है पाकिस्तान के पास, तो सब परेशानी निकल के आ रही है। कैसे, जैसे मैंने आपको बताया, ये आतंकवाद की परेशानी बता दी, इनका रुपया लगातार नीचे चला जा रहा है। रुपया क्यों नीचे गिर रहा है इनका लगातार, डॉलर के मुकाबले बता रहा हूँ, डॉलर के मुकाबले हम लगाते हैं ना, जैसे हमारा लगाते हैं हम, जैसे हमारा जो भारतीय पैसा है, भारतीय 1 रुपया डॉलर के कितने बराबर है, जो भारतीय का 1 रुपया नहीं, सॉरी, जो भारतीय 1 डॉलर जो है भारत के कितने रुपए के बराबर है, 1 डॉलर, क्योंकि 1 रुपया भारतीय का लगाएंगे तो पॉइंट में आ जाता है, थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मैं आपको नॉर्मल बताता हूँ। 1 डॉलर जो है यूएसए का डॉलर है, जो अमेरिका का डॉलर है, भारत के 82 के आसपास, 82-83 रुपए के आसपास आता है। वहीं अगर पाकिस्तान की बात करूं तो अभी 2 दिन पहले मैंने देखा था, जब वो वाली न्यूज कवर की थी ना मैंने, ये जो इनके यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ मस्जिद में, उस दिन देखा था मैंने, तो 252 के आसपास, 252 के आसपास थे। एक डॉलर 252 रुपीज के आसपास था, समझ रहे हो आप। तो कितना ज्यादा इनका गिरा हुआ है। तो ये सब जो है इनका पैसा गिर रहा है सब, क्योंकि देखिए पैसा कैसे गिरेगा, जब आपके पास पैसे हैं नहीं, है ना, तो आप जो है आपके पास ऐसी भी कोई फैक्ट्री नहीं है जो आप सामान बेचो और आपको पैसे मिले, आप एक्सपोर्ट करो, सामान पैसे मिल रहे हैं आपको इंपोर्ट करना पड़ रहा है सारा सामान। जब आपको इंपोर्ट करना पड़ता है तो पैसे की वैल्यू आपके अपने आप गिरेगी, है ना। भारत की पैसे की वैल्यू क्यों गिर रही है, एक तो मैंने आपको 2-3 चीज बताई थी, जो फेडरल बैंक है यूएसए का, उसका जो डॉलर है वो मजबूत हो रहा है, क्योंकि उसने अपने जो लोन लेने की कैपेसिटी है उसको, जो है जो लोन लेने की शर्तें उनको मजबूत कर दिया। दूसरा क्या बताया था हमको, जो पैसे देने पड़ रहे बॉन्ड के। तीसरा क्या बताया था कि क्यों बताया था कि हमारे जो एक्सपोर्ट है वो इतने ज्यादा नहीं है जितने हमारे इंपोर्ट है, इस वजह से हमारा पैसा गिर रहा है। इसी वजह से जो हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में डॉलर पड़े हैं हम उनको बेच के अपना पैसा खरीद रहे हैं, है ना। जब पैसा खरीदते हैं तो उसकी वैल्यू थोड़ी थोड़ी बढ़ती है, इस वजह से हम रोक रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के पास इतना पैसा भी नहीं है कि अपने पैसे को रोक, इतना डॉलर भी नहीं है, इतना फॉरेन एक्सचेंज भी नहीं है इनके पास। जो फॉरेन एक्सचेंज है ना, एग्जैक्ट अमाउंट तो मुझे नहीं पता, लेकिन बताया जाता है इतना फॉरेन एक्सचेंज है इनके पास कि खाली अगले 3 दिन तक जिंदा रह सकते हैं, अगर इनको खाली बाहर से मंगा के काम करना हो तो खाली 3 दिन तक रह सकते हैं, समझ रहे हो। 3 दिन के पैसे किसी देश के पास बचे तो क्या ही फायदा, इतने बड़े देश, इतने सारे लोग हैं वहां पे। तो अंतर्युद्ध हो जाता है, ये सब जो चीजें हो जाती है, क्योंकि तालिबान जो है वो पूरी कोशिश में लग रहा है। इधर से इमरान खान पूरी कोशिश में लग रहे हैं, 2023 में इलेक्शन आने वाले हैं, इमरान खान पूरी कोशिश में लग रहे हैं कि तुमसे नहीं संभाल रहा मैं संभालूंगा। लेकिन हुआ इमरान खान पे भी कुछ नहीं था, 2-3 साल के लिए यहाँ के प्रधानमंत्री रहे थे, 3-3.5 साल के लिए रहे थे, हुआ उन पे भी कुछ नहीं था। लेकिन अब जब सरकार में कोई चीज नहीं होता है तो फिर उसको वो ऐसे मुंह फाड़ के बोलता है कि जी हम होते तो ये संभाल लेते, हम होते तो ये संभाल लेते। वही इमरान खान का काम हो गया है। और अब इलेक्शन भी है 2023 में, तो इनकी जो सारी स्थितियां खराब होती चली जा रही है ना। ये इस वजह से क्या है, पाकिस्तान जो है बहुत ज्यादा डूबता जा रहा है देश। इसी वजह से जो है आपका ये आया है आईएमएफ, अब ये बात करेगा, ये रिकमेंडेशन देगा कि अगर आपको
पैसे चाहिए तो आप ये काम करो, और अब जो है इनकी मजबूरी होगी, इनको करना होगा, नहीं करेंगे तो पैसे मिलेंगे नहीं। और दूसरा तरीका क्या है, एक तो आईएमएफ तो बात मान के पैसे ले लो, दूसरा तरीका भारत के साथ रिश्ते अच्छे करो, सुधारो और ट्रेड खोलो भारत के साथ। ट्रेड खोलोगे तो तुमको सबसे ज्यादा फायदा होता है पाकिस्तान को ट्रेड खोलने का, है ना। भारत को इतना फायदा नहीं होता, लेकिन तुमको फायदा होता है। तो तुम्हारे सस्ते सामान अब तुम तो जहां से अब ये महंगे गेहूं वगैरह खरीदते हो, तुमको इससे फायदा होता है। भारत को तो बेचना होता है, भारत को पैसे मिलते हैं, भारत को वही फायदा है। भारत तो और देशों को भेज देता है, ये टमाटर हुआ, आलू हुआ, ये सारी सब्जियां हुई और इतनी सारी चीजें, दवाइयां वगैरह हुई जो आप थर्ड पार्टी से खरीद आप फिर भी भारत की रहे, क्यों खरीद रहे भारत की? ये आपके देश के लोगों को वही सूट करता है। लेकिन खरीद आप थर्ड पार्टी से रहे हो, थर्ड पार्टी से खरीदो तो आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। जब डायरेक्टली भारत से खरीदोगे तो इतने पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो भारत से रिश्ते सुधारो। ये कश्मीर ये 360 ये 370 का जो कश्मीर का मुद्दा है, आर्टिकल 370 का, इसको अभी ठंडे बस्ते में डालो, जो स्थिति सही हो जाएगी जब बात करेंगे, क्योंकि कभी कभी पाकिस्तान छोड़ेगा तो है नहीं इस मुद्दे को। तो कश्मीर के मुद्दे को यही है जो इनकी सरकार बनाती बिगाड़ती है। तो इस वजह से उसको भी ठंडे बस्ते में डाल के भारत से रिश्ते सुधारो, जो अच्छी चीज है आईएमएफ की बात मान के उनको करो, है ना। तो और आपके देश की स्थिति जब भी सुधर सकती है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, एक बार आप देख लीजिए बोर्ड। आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, आशा करता हूं आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपको अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो आज की वीडियो इतनी ही रखते हैं, है ना। कोई भी परेशानी हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आपको समझा दूंगा। आज शाम की वीडियो जो 8 बजे आपको शाम को आती है ना, हमारी 2 बार आती है दिन में करंट अपडेट्स की, एक शाम को 8 बजे, एक सुबह को 8 बजे, जो शाम के 8 बजे वाली होगी उसमें, या फिर कल सुबह वाली जो 8 बजे वाली होगी उसमें। वो कल आ नहीं पाई थी 8 बजे की, थोड़ी मैं कहीं फंस गया था, किसी परेशानी में, उसकी वजह से नहीं आ पाई थी, उसके लिए सॉरी। लेकिन मैं कोशिश पूरी करता हूँ कि आपके 8 बजे सुबह की और शाम को 8 बजे वाली आपको वीडियो मिले ही मिले। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमारा जो चैनल है मार्गदर्शन शिक्षा के, उसको सब्सक्राइब करें, हमारी जो वीडियोज है उनको लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, हमारे चैनल को हमको भी सपोर्ट करें और हम आपको सपोर्ट कर ही रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा के जो भी हम प्रोवाइड करा सकते हैं। और आप हमको सपोर्ट करें, उससे क्या हमको मोटिवेशन मिलेगा, हम और अच्छे से कोशिश करेंगे। अभी भी हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो मोटिवेशन के बाद मेहनत आती है ना, उसका मजा अलग होता है। उसको पढ़ाने हमको भी लगेगा, जो हम आपको दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उससे हमको भी कुछ फायदा हो रहा है ना। जो फायदा होता है, म्यूचुअल चल रहा है सब कुछ, तो बहुत अच्छे से काम होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे आज शाम को करंट अपडेट्स की वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।